हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हाल चाल। सभी को गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। आज का अपना ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि बेस्ड है बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पे, लॉरेंट सीरीज। गिव मी अ मिनट टू चेक कि अपनी जो स्ट्रीम है लाइव हो गई है या नहीं, देन वी मूव अहेड। एंड अगर मैं आप में से कोई लाइव आ गया तो आप भी इंश्योर कर सकते हैं कि हम लाइव आ गए हैं सही सलामत या नहीं। अगर लाइव आ गए हैं तो भी कंटिन्यू। तो आई गेस स्ट्रीम लाइव है, आप मुझे अच्छे से देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, तो आगे चलते हैं। मेरा नाम इशिका अग्रवाल है और मुझे हायर मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए 5-6 साल हो गए, जिससे मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और इसलिए मैं जो अपनी जर्नी में, छोटी सी जर्नी में फ़िलहाल बहुत कुछ सीखा है, उसकी हेल्प से आपको दो चीज़ें बहुत अच्छे से मदद कर सकती हूँ। पहला, मैथ से दोस्ती करने में, और दूसरा, क्वेश्चन सॉल्विंग की कला सीखने। अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है तो मेन बात ये है कि आप एग्ज़ाम में बैठकर उस एग्ज़ाम को सॉल्व कर पाओ। और वहाँ पे बैठ के उसे सॉल्व करने के लिए तैयारी तो सब अच्छी करके जाते हैं मोस्टली, ठीक है ना, पर जो चीज़ आपको अच्छी रैंक में लेके आएगी वो है कि आप सब्जेक्ट के साथ कितने कंफर्टेबल हो और आप क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ कितने कंफर्टेबल हो। उसी पे अपन मिलके काम करने वाले हैं। अनअकैडमी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है क्योंकि वो आप जैसे अच्छे और सिंसियर स्टूडेंट्स को और हम जैसे एजुकेटर्स को इकट्ठे लेके आते हैं, एंड दे गिव अस अ प्लेटफॉर्म टू वर्क टुगेदर एंड टू स्टडी टुगेदर, एंड जिस पे हम बहुत अच्छी तैयारी कर सकें। तो अच्छी बात है, यहाँ पे दो टाइप की क्लासेस अवेलेबल होती हैं। एक स्पेशल सिर्फ फ्री क्लासेस और एक पेड टाइप की क्लासेस एज अ नेम सजेस्ट, जिसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। वो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल होते हैं, एक प्लस और एक आइकनिक। इन दोनों के फीचर्स के बारे में शॉर्ट में डिस्कस करते हैं और आप कैसे इसमें एनरोल कर सकते हैं, कैसे किसको परचेज कर सकते हैं, वो भी बात करते हैं। एंड देन वी मूव टू द क्लास। स्पेशल क्लासेस यानी कि फ्री क्लासेस को इंटरैक्टिव बनाने के लिए इसमें पोल का ऑप्शन होता है, लाइव चैट का ऑप्शन होता है, डाउट की पिक्चर शेयर करने का ऑप्शन होता है, रेज अ हैंड, नोटिफिकेशन, लेक्चर नोट्स एंड द ईज ऑफ वॉचिंग इट एनी टाइम एनीवेयर। अब जो फ्री में है वो सब ऑफ कोर्स फीचर्स पेड में भी होंगे ही, और पेड में एडिशनल कुछ चीज़ें होंगी। प्लस अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, फर्स्ट काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन, तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। नाइट लाइव क्लासेस, मतलब बहुत सारी लाइव क्लासेस जिसमें सारा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, क्विजेज और टेस्ट, वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और सब चीज़ों का अनलिमिटेड एक्सेस। अगर आप लेते हैं आइकनिक सब्सक्रिप्शन तो उसमें सारी बेनिफिट्स मिलेंगे जो प्लस में है, इंक्लूडिंग पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, रेगुलर वर्कशॉप, एक्सपर्ट गाइडलाइंस एंड टेस्ट एनालिसिस। अब इन दोनों में से कोई भी कोर्स को परचेज करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक कोड इशिका10। दिस कोड इज कॉल्ड रेफरल कोड। इस कोड को इस्तेमाल करने से आपको किसी भी कोर्स पे जो आप अपने घर में लेते हैं उस पर 10% का डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। इससे ज़्यादा का भी मिल सकता है। जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उन सभी को गुड इवनिंग। अब थोड़ी सी अनाउंसमेंट्स हैं सभी कोर्सेज के लिए। जो ये अनाउंसमेंट्स हैं इसके लिए आप दोबारा से सेम कोड इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर डिस्काउंट। अगर आप अनअकैडमी पे आप कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो कैसे करना है, आपको अनअकैडमी के ऐप को लॉगिन करना है या साइन अप करना है, क्रेडेंशियल्स डालने हैं, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट द प्लान दैट सूट्स यू। आइदर गो फॉर प्लस और आइकनिक। एज यू सेलेक्ट आइदर ऑफ द वन, आपके पास पेमेंट डिस्क्रिप्शन पेज खुलेगा जिसमें टोटल, ड्यूरेशन एंड पर मंथ प्राइस लिखा हुआ है। यहाँ पे आइकनिक का आ रहा है, आप स्क्रॉल करके इधर आएंगे तो प्लस के प्राइस आ जाएंगे। ये प्लस के प्राइस हैं, टोटल ड्यूरेशन एंड पर मंथ प्राइजेस। उसके बाद नीचे गिफ्ट बॉक्स है जहाँ पर आप ये रेफरल कोड डाल सकते हैं और डिस्काउंट का अवेल कर सकते हैं। प्रोसीड टू पे पे क्लिक करें। जैसे आप प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे यू विल बी गाइडेड टू सम पेमेंट ऑप्शंस। कंप्लीट योर पेमेंट वाया एनी ऑफ द पेमेंट गेटवे। सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद आपको सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे इंक्लूडिंग बग्स बाउंटी, इसमें आप कुछ भी इनएप्रोप्रिएट रिपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट इनफ थ्रू आउट द इंट्रोडक्शन। आपको अपने स्केड्यूल के बारे में थोड़ा सा याद दिला देते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। कल वेडनेसडे है। कल क्या तारीख है? 17। तो हर वेडनेसडे को अपनी दो क्लासेस होती हैं, तो कल की भी दो क्लासेस शेड्यूल है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो अपनी लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अपन ने ग्रुप थ्योरी से स्टार्ट किया था, जो अपने अच्छे से वाइंड अप कर लिया है। साथ में उसके 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बना दिए। तो कल लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो है, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ये ग्रुप थ्योरी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेक्चर होगा कल। और जो उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा रिंग थ्योरी का। रिंग थ्योरी कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और न्यू सब्जेक्ट भी इनिशिएट हो रहा है क्योंकि अलजेब्रा के अगले स्टेप पर अपन चल रहे हैं, और साथ में लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो होमोमॉर्फिज्म के थोड़े बहुत क्वेश्चन रह गए हैं उसको वाइंड अप करेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो है, आ जाइएगा। अदरवाइज अपने स्केड्यूल हमेशा ऐसे ही रहता है, वेडनेसडे को 2 वीडियोस, फ्राइडे सैटरडे संडे में से कोई एक दिन 2 वीडियोस।
ये क्लासेस अनअकैडमी के लर्नर्स ऐप पर होती हैं, उस वेबसाइट पे आप इस लिंक पे विजिट कर सकते हैं। ये स्पेशल क्लासेस हैं, इनकी फ्री क्लासेस की फॉर्म में होती हैं। क्या जी? दूसरा अपना है लीनियर अलजेब्रा का कोर्स, जो कि इसी यूट्यूब चैनल पे चल रहा है, जिस पे अभी आप एक क्लास देख रहे हैं। हर सैटरडे और संडे को होता है फिक्स टाइमिंग पर। और तीसरा कोर्स है अपना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, जो ये वाला कोर्स है अपना, ये चल रहा है 4 दिन, मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे, और सेम टाइमिंग पर इसी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन पे चलते हैं, लॉरेंस सीरीज। आपको रेफरेंस बुक्स के बारे में बताया गया है, फिलहाल अपन इस बुक को रेफर करके चल रहे हैं। लॉरेंस सीरीज पे चलते हैं। जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं सभी को एक बार दोबारा से नमस्कार, गुड इवनिंग। लॉरेंस सीरीज, कल हमने पढ़ा था टेलर सीरीज क्या होती है, क्या आप लोग को अच्छे से याद है? याद है तो एक बार ज़रा जल्दी से डिफाइन कर दीजिए। पावर सीरीज का एक अच्छा सा फॉर्म होती है टेलर सीरीज, एन एग्जाम्पल ऑफ पावर सीरीज। और हमने सीरीज डिस्कशन, सीरीज के कन्वर्जेंस के बारे में सीरीज पे बहुत सारा डिस्कशन किया है। और सीरीज के उस डिस्कशन में हमने देखा है कि हमें बहुत सारे टेस्ट वगैरह लगा के चेक करना पड़ता है। पर कल हमने जब टेलर सीरीज पढ़ी तो हमने कहा कि टेलर सीरीज तो अपने आप ही कन्वर्जेंट सीरीज ही है। तो उसका इतना इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है कि हमने उसका कन्वर्जेंस डायरेक्टली पढ़ा है और बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे और उसे बहुत सारा काम किया था, है ना। तो आज हम लॉरेंस सीरीज देखने वाले हैं, ये भी कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल है। हम लॉरेंस सीरीज भी एक कन्वर्जेंट सीरीज का एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। हम इसको उस रीजन में ही पढ़ने वाले हैं जिसमें वो कन्वर्जेंट है, और डायरेक्टली उस सीरीज की हम लिमिट निकाल पाएंगे। तो लॉरेंस सीरीज भी टेलर सीरीज का ही कुछ एक्सपेंशन जैसा काम करता है। तो जरा जल्दी से टेलर सीरीज को डिफाइन कर दीजिए, एंड किसी को अगर लॉरेंस सीरीज के बारे में कुछ अंदाजा है तो आप वो भी बता सकते हैं। एंड देन वी बिगिन। काली नमस्कार, बहुत समय हो गया, मोटिवेशन लेक्चर को रखिए फिर। ओके, तो मोटिवेशन की डोज की ज़रूरत है। ठीक है, बिल्कुल रखा जाएगा। तो कल के लिए तो ऑलरेडी 2 लेक्चर शेड्यूल्ड हैं, वेंसडे कल, तो थर्सडे को फ्राइडे को किसी एक दिन रखते हैं, ठीक है। तो या थर्सडे आ रहा है, फ्राइडे आ रहा है, सैटरडे संडे, आई थिंक थर्सडे फ्राइडे में से किसी एक दिन रखा जाएगा। ओके, तो यू विल बी नोटिफाइड। गुड इवनिंग सूरज, वेरी गुड इवनिंग नुसरत, कैसे हो आप लोग सब सभी? मायजा कैसी हैं, उनको भी गुड इवनिंग। तो टेलर सीरीज क्या थी? कल अपन ने पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन अपने पास है, टेलर सीरीज क्यों लिखाई जा रही है यहाँ पे दोबारा, कि यहाँ पे कुछ कंपैरिजन होने वाला है लॉरेंट सीरीज में टेलर सीरीज से ही। ठीक है, एंड देन उसके बाद आप देखोगे टेलर सीरीज लॉरेंट सीरीज का एक एग्जाम्पल बन जाएंगी। लॉरेंट सीरीज क्या है? इट इज एन एक्सपेंशन ऑफ टेलर सीरीज, उसका थोड़ा सा और एक्सपैंडेड फॉर्म है। हमने टेलर सीरीज में पढ़ा था कि अगर एक फंक्शन एफ जेड है, वो एनालिटिक है कैसे रीजन में, एक ऐसे रीजन में, एक डिस्क जैसे रीजन में, तो इज एनालिटिक इन सम रीजन ऐसे वाला z माइनस जेड नॉट इज लेस देन सम आर रेडियस, पॉजिटिव रेडियस, ठीक है ना, फॉर सम आर ग्रेटर देन 0। तो उस केस में हम एफ जेड का इस तरीके से कुछ एक्सपेंशन, सी एक्सपेंशन निकाल सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इस टाइप की सीरीज एफ जेड फंक्शन पे कन्वर्ट कर जाएगी। किस टाइप की? एन गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नॉट रेस पर एन। और ये ज़बरदस्त एग्जाम्पल होता है पावर सीरीज का। ये स्पेशल केस है जहाँ पे एन की वैल्यू क्या होती है? nth डेरिवेटिव एट जेड नॉट अपॉन एन फैक्टोरियल। ये हमने पढ़ा था टेलर सीरीज के बारे में, और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे, याद है आप सभी को, है ना। फिर आज पढ़ते हैं लॉरेंट सीरीज के बारे में। टेलर सीरीज के बारे में हमने पूछा पर किसी ने जवाब नहीं दिया, क्या बात है जी? याद है ना, कल ही तो पढ़ा है अच्छे से, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ही पढ़े थे। सही बात है। नुसरत कह रही हैं कि वो अच्छी हैं और हम कैसे हैं वो पूछ रही हैं, थैंक्स फॉर आस्किंग नुसरत, हम भी बहुत बढ़िया। तो फिर लॉरेंट सीरीज पे चलते हैं। अगर आप ध्यान दो तो जब हमने टेलर सीरीज कर पढ़ी थी और जितनी भी इसकी एक्सपेंशन करी, इसमें देखो ये जो z माइनस जेड नॉट टर्म है, इसकी कैसी पावर्स की बात की थी हमने? नेचुरल पावर्स की, यानी कि पॉजिटिव पावर्स की। कभी भी यानी कि हमारे पास ऐसा मौका नहीं आया था जब उसकी पावर क्या हो गई हो, नेगेटिव, या तो नेचुरल, या कभी कभी हमने जीरो पावर की बात की थी, पर कभी भी ऐसा मौका नहीं आया कि पावर क्या हो गई हो, नेगेटिव हो गई हो। तो नेगेटिव पावर का मौका नहीं आया। लॉरेंट सीरीज में क्या होगा? लॉरेंट सीरीज में हम बस टेलर सीरीज के साथ नेगेटिव पावर को भी इनकॉर्पोरेट कर देंगे, ठीक है। तो किस टाइप की? दोबारा से फंक्शन कैसा होना चाहिए? एनालिटिक होना चाहिए। तो दोबारा से भी टेक एन एनालिटिक फंक्शन, तो एफ एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, तो एफ जेड हम लिखते हैं ताकि और ज़्यादा स्पेसिफाइड हो। नजर निकाल लिखने में प्रॉब्लम होती है, कोई बात नहीं, तब कुछ भी बता देते टेलर सीरीज के में कि हम एनालिटिक होता है, पावर सीरीज जैसी एक्सपेंशन होती है, ऐसे करके, है ना। कुछ कुछ बोल दिया करो, कोई बात नहीं है, मैं समझ रही हूँ लाइव चैट में थोड़ा लिखने में है कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स को दिक्कत, आई कैन टोटली रिलेट।
और समझ रहे हो ना, मतलब एज अ टीचर अब कल की क्लास को आप जवाब दोगे तो मैं आज आगे बढ़ूंगी तो मेरे को अच्छा लगेगा। दिस इज हाउ आई ऑलवेज स्टार्ट माई क्लास। पर ठीक है, ऑनलाइन में थोड़ी सी दिक्कत होती है, पर आप कुछ कुछ जितना आता है उतना लिख सकते हैं, उतना आंसर दे दिया कीजिए। ठीक, ओके। तो एफ जेड अपने पास फिर से क्या है, एक एनालिटिक फंक्शन है। एफ जेड इज एनालिटिक। अब की बार किसी एनुलर रीजन पे, यहाँ पे कैसा रीजन था, डिस्क था, यहाँ पे एनुलर, तो दो चेंजेस है। यहाँ पे डिस्क था, यहाँ पे आ जाएगा एनुलर रीजन, यहाँ पे पॉजिटिव पावर्स थी या फिर जीरो पावर यहाँ पे आ जाएंगी, नेगेटिव पावर्स भी इंक्लूड रहेंगी। तो इफ एफ जेड इज एनालिटिक इन सम रीजन, किस टाइप का, ऐसे वाला, आर वन लेस देन जेड माइनस जेड नॉट लेस देन आर टू, यानी कि अपने पास अब की बार दो रेडियस है जिसके बीच में जो रीजन बाउंड है, जिसको एनुलर रीजन कहते हैं ना, तो दो डिस्क के बीच का रीजन एनुलर रीजन, उसके अंदर फंक्शन एनालिटिक है। एंड सी इज अ कॉन्टूर। कॉन्टूर याद है, भूले तो नहीं है कॉन्टूर को, कॉन्टूर इंटीग्रेशन में बहुत काम किया था। बिल्कुल दोबारा इंटीग्रेशन की वापस से एंट्री हो रही है। मैंने कहा था कॉम्प्लेक्स में एक बार इंटीग्रेशन घुस गया तो उसके बाद इंटीग्रेशन की कभी एग्जिट होगी नहीं। लास्ट टॉपिक में भी इंटीग्रेशन हम जब पढ़ रहे होंगे उसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होगा। एंड इफ सी इज अ कॉन्टूर इन आर गिवन रीजन, इज सी इन द गिवन एनुलर रीजन जिसमें फंक्शन एनालिटिक है, इसे एनुलस कहते हैं, तो एनुलर रीजन में एनुलर रीजन। ठीक है जी, यहाँ तक सब बातें सही सही दिख रही है। ये ऊपर चढ़ गए हैं तो इसको दोबारा सफाई से लिख देते हैं, लेस देन आर टू। ठीक है ना, गिवन एनुलर रीजन में एक कॉन्टूर एग्जिस्ट करता है, देन लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड, लॉरेंट सीरीज expansion of fz is equal to summation n going from 0 to infinity। यहाँ पे हमने क्या कर दी, सारी वो वाली पावर्स ए एन, या तो पॉजिटिव या फिर जीरो वाली पावर्स, जेड नॉट रेस पर एन प्लस समेशन। अब देखो कहाँ से, बी एन जेड माइनस जेड नॉट रेस पर, अब यहाँ पे हम इसको माइनस एन लिख सकते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे चला सकते हैं कहाँ से लेके कहाँ तक, वन से इन्फिनिटी तक, या फिर यहाँ पे माइनस वन से माइनस इन्फिनिटी तक चला सकते हैं, ठीक है ना। तो आइदर वे से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ गई सारी नेगेटिव पावर्स, यहाँ पे आ गई सारी पॉजिटिव या फिर नॉन नेगेटिव पावर्स, जीरो भी क्योंकि यहाँ पे आ रही है। इसे कहते हैं लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन, जहाँ पे ए एन और बी एन क्या वैल्यू ले रही है अपनी, तो ए एन की वैल्यू क्या होती है, एन भी एक इंटीग्रल होता है और बी एन भी एक इंटीग्रल होता है। कौन सा इंटीग्रल, ये वाला इंटीग्रल। तो अगर फिलहाल अपन लेके चलें, है ना, तो यहाँ पे देखो इस केस में जो एन की वैल्यू कैसे है, इस केस में n की वैल्यू वेरी करिए जीरो से इन्फिनिटी तक, तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो n ऐसा काम कर रहा है जीरो वन टू सो ऑन। इस केस में नेगेटिव पावर्स ले रहे हैं तो n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, नेगेटिव साइन साथ में लगता रहेगा, वन से स्टार्ट होकर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री तक ऐसे ऐसे जाएगी। n की वैल्यू क्या है, इट इज इंटीग्रल वन अपॉइंट टू पाई आटा, बाहर लगा देते हैं, वैसे तो पर अंदर भी लगा दे कोई दिक्कत नहीं है ना, मैंने अंदर लगा दी क्योंकि मैंने इंटीग्रल पहले बना दिया था, रुको बाहर ही लगा देते हैं, अच्छे से लिखते हैं, वन अपॉइंट टू पाई आयोटा इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट। ठीक है, यहाँ पे भी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट रेज टू द पावर एन प्लस वन रेज टू द पावर माइनस एन प्लस वन। ये होती है एन की वैल्यू, ये बी एन की वैल्यू, दिस इंटीग्रेशन इज टेकन ओवर द कॉन्टूर सी, तो इसे कहते हैं लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन। समझ में आया। अब इसको कंपेयर करो, देखो बदलाव क्या क्या आया, एक बदलाव तो ये आया, टेलर सी से कंपेयर करो, यहाँ पे क्या था, डिस्क रीजन था, यहाँ पे कैसा रीजन है, एनुलर रीजन है। दूसरा चेंज आया, यहाँ पे सिर्फ नॉन नेगेटिव पावर्स थी, यहाँ पे नॉन नेगेटिव पावर्स भी हैं और कैसी पावर्स भी हैं, नेगेटिव पावर्स भी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हर टाइप की पावर है, खाली करें, दैट इज वाई ही हेट्स इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन सब जगह आता है। अरे भाई इंटीग्रेशन इतना प्यारा है, हमने इतनी मेहनत करी है, अच्छे समझ में नहीं आया था सब, आया था ना, कोई टेंशन वाली क्या बात है। चलो फिर किताब की भाषा में भी देख लेते हैं। तो इस तरीके से दिखाई देता है समान, किस तरीके से, इस तरीके से, दैट सपोज दैट अ फंक्शन एफ इज एनालिटिक थ्रू आउट एन एनुलर रीजन, ये वाला सेंटर्ड एट जेड नॉट, ऑफ कोर्स हमने जब एनुलर रीजन बना दिया तो कैसा है, जेड नॉट पे सेंटर टाइप का, सी डिनोट एनी पॉजिटिवली ओरिएंटेड सिंपल कॉन्टूर इनसाइड दिस रीजन। तो इस तरीके से हो जाएगी लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन, एंड ये हो जाएगी ए और बी एन की वैल्यू। सब सही है भला चंगा।
अच्छा, ये एनुलर रीजन कैसा दिखेगा, कोई बताने में हेल्प करेगा, कैसा होगा? अब R2 कैसा है, बड़ा रेडियस है, R1 छोटा रेडियस है, तो दो डिस्क बनाएंगे, उसके बीच का सारा रीजन एनुलर रीजन होगा। बना लेते हैं ना, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, बना लेते हैं। क्या कहते हो? तो बनाते हैं, ऐसा दिखाई देगा कुछ। एक बाहर वाला रीजन, एक और बना लेते हैं, ये है अंदर वाला रीजन। ठीक, थोड़े से रंग बदलते हैं, कलाकारी करते हैं। मालूम है ना आप लोग को, कलाकारी मुझे बहुत पसंद है। तो इस तरीके का कुछ दिख रहा होगा, लग रहा है एनालिस जैसे, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ रीजन होगा। अभी एनुलर रीजन है, अपना गिवन रीजन क्या था? अपना गिवन रीजन था z माइनस जेड नॉट, ये वाला डिस्क, लेस देन R2 एंड ग्रेटर देन R1। तो सिर्फ लेस देन R2 वाला ये वाला डिस्क है। ये कौन सा डिस्क है? ये वाला डिस्क है z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू R2, बड़े रेडियस वाला। ये वाला डिस्क कौन सा है? ये है z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू R1। अब हमें क्या चाहिए? R2 से छोटा रीजन, यानी कि इसके अंदर वाला रीजन, इस डिस्क के अंदर वाला रीजन, ठीक है ना। इस डिस्क के अंदर एरो मार्क कर दो सब जगह। और साथ में R1 से बड़ा वाला रीजन, है ना, ये R1 के बराबर है इसके अंदर वाला, ठीक है। तो समझ गए ना, इन दोनों डिस्क के बीच में जो रीजन बाउंडेड है, वही रीजन अपना गिवन एनुलर रीजन है, ये वाला रीजन। तो इस रीजन के ऊपर अपन निकालते हैं लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन। जबकि हमने टेलर सीरीज एक्सपेंशन कैसे रीजन पे निकाली थी? डिस्क पे निकाली थी। यहाँ पे हमने दो डिस्क का इस्तेमाल किया और दोनों डिस्क के बीच का कॉमन रीजन, है ना, उस एनुलर रीजन पे अपन कैलकुलेट कर रहे हैं लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया? चले फिर आगे, क्या कहें? सीडी जैसा है डीवीडी में जो डाली जाती है, ऐसा काली का कहना है, बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। डोनट जैसा कह सकते हो, सीडी जैसा कह सकते हो, ऐसा भी कहा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन। लेट एफ जेड इज इक्वल टू समेशन, ठीक है, एन गोइंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी या फिर कैसे कर दें, जीरो से ही कर दें, कर देते हैं। सी एन जेड माइनस जेड नॉट रेस पर एन, ठीक है ना, प्लस समेशन एन गोइंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी सी एन, यहाँ पे वन कर देते हैं, वन अपॉन जेड माइनस जेड नॉट रेस पर एन, यहाँ पे अपना है वन। देन if fz is analytic in an annulus z minus z naught less than 10, then a part, b part, c part, d part. an is equal to an is equal to f of z upon 2 pi iota into z minus z naught raised by n plus 1 dz over contour c, such that c lies in 1 less than z minus z naught less than 10. Bn is equal to Bn is equal to fz upon 2 pi iota z minus z naught raised by I minus n plus 1 dz
ठीक है, सच दैट C lies in Z minus Z naught less than 10. An is equal to An Bn such that n is 0, 1, 2 and n is -1, -2 and so. जहाँ पे An and Bn have their usual meanings. ठीक है, and D part none. An और Bn की वैल्यू भी यहाँ पे लिख देते हैं ना, बनती है where An is equal to 1/2 पाई आयोटा, वही यूजुअल वाली बात, और उसको फिर से लिख रहे हैं ताकि क्वेश्चन में तो सब मेंशन होना चाहिए ना. 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C f z अपॉन z माइनस z आयोटा रेस पर n+1 f z t z z माइनस z नॉट माइनस n+1. ठीक है, और जहाँ पे C लाइज इन 1 लेस देन z माइनस z नॉट लेस देन 10. ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन है. अब करो, नीचे वाला पार्ट नहीं दिख रहा है तो भी आपको बताया ना ए एन बी एन का यूजुअल मीनिंग है. ठीक, नुजत पूछिए डिस्क का रीजन ग्राफिकली कैसा होता है. अच्छा नुजत, नुजत डिस्क का रीजन ग्राफिकली कैसा होता है, हमने पढ़ा तो अभी तो बताया. ये जो बाहर एक सर्कल है दैट इज अ डिस्क, अंदर एक सर्कल वो भी डिस्क है. देखो बना देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ये देखो नुजत, डिस्क क्या होता है, एक सर्कल बाइंडेड बाय द रीजन बाइंडेड बाय द सर्कल, ऐसे वाला. तो जब हमने यहाँ पे एक रीजन बनाया, आप लोग क्वेश्चन कीजिए तब तक हम नुजत का आंसर दे रहे हैं, है ना. तो नुजत अगर मैं कहूँ कि अपने पास गिवन है ये एक सर्कल, और इस सर्कल की वैल्यू क्या है, z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू 5. मान लो 5 रेडियस का सर्कल है और यहाँ पे z नॉट क्या है, 0 है, क्योंकि सेंटर 0 हमने बनाया, ऑरिजिन के आसपास बनाया सर्कल. तो इसका मतलब बेसिकली इसको कैसे लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू 5. ये गिवन सर्कल की इक्वेशन है. इसके अंदर जो भी रीजन है उसे कहते हैं डिस्क. ठीक है, कैसा डिस्क है, ये जो इसके अंदर वाला सर्कुलर रीजन है ना, एक्सेप्ट द बाउंड्री, ये जो रेड डॉट्स कवर कर रही है, ये है डिस्क, और इस रीजन को डिनोट करते हैं z माइनस जेड नॉट लेस देन 5 से, लेस देन r से. तो यहाँ पे के ऊपर चढ़ गया है, लेस देन 5 से, यहाँ पे z नॉट 0 है तो मॉड z लेस देन 5. तो ये क्या हो गया, ये हो गया डिस्क. ये तो था सर्कल, जो बाउंड्री बाउंड्री थी ये था सर्कल, और ये हो गया डिस्क सेंटर्ड एट 0 एंड ऑफ रेडियस 5. ठीक है नुजरत, क्लियर है. तो जब हम टेलर सीरीज की बात कर रहे थे तो हम डिस्क में इस रीजन में काम कर रहे थे. अब जब हम आ गए लॉरेंस सीरीज में तो हमने दो डिस्क के बीच की जगह पे काम कर रहे हैं, बाहर वाला डिस्क अंदर वाला डिस्क, उन दोनों के बीच की जगह पे काम कर रहे हैं. अब ठीक है नुजरत, सही है सर. तो चलो फिर इस क्वेश्चन के बारे में कुछ बताएं, काली, नुजरत और सूरज, क्या कहना है आप लोगों का इस क्वेश्चन के बारे में, फरमाया जाए कुछ कुछ. समझ में आया, कुछ नहीं, अभी तो हम सिर्फ डेफिनेशन के साथ एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और ज़्यादा हमने कुछ काम नहीं किया. जो डेफिनेशन है मेजर अभी आपको बताइए, उसी के साथ मेन काम चल रहा है अभी तो. बताओ फिर जनता क्या कहना.
नुसरत का कहना है ए कॉमा सी पार्ट, और काली का कहना है ए बी सी। ओके, सूरज आप बताएं। नुसरत ने कहा बी पार्ट में एनुलर रीजन डिफाइन नहीं है, इसलिए उन्होंने बी पार्ट को सिलेक्ट नहीं किया। अच्छा, आप लोग समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बेसिकली बोल रहा है कि अगर हम ए एन बी एन की जगह अगर यहाँ पे एक ही सीक्वेंस रखने की कोशिश करें, तो उस केस में क्या ऐसा पॉसिबल है? तो आपको इस सीक्वेंस के बीच में और ए एन बी एन जो सीक्वेंस है उसके बीच में रिलेशन बताना है। आपको क्वेश्चन समझ में आए? आपका क्वेश्चन है कि आपको रिलेशन बताना है उस सीक्वेंस के बीच में इस तरीके से। इसको रिफ्रेम भी कर सकते हैं, अगर आपको बात समझ में आ रही हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। मेरे को लगता है इस तरीके से आपको शायद ज़्यादा समझ में आए। अब देखो, एक दोबारा मौका दे रहा था, दोबारा सोचो। मेरा ये कहने का मतलब है ये कि अगर हम एक ही हम क्या करें, ये लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ही है, ठीक है? इस लिख देते हैं ऐसा, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन। वैसे क्वेश्चन में ना भी लिखा हो तो भी आपको समझना चाहिए, ठीक है? मेरे को लगता है आप लोगों को क्वेश्चन समझ नहीं आया, इसलिए दोबारा बताते हैं। ऑफ एफ जेड सच दैट एफ जेड इज एनालिटिक इन दिस एनुलर रीजन, ठीक है ना? कोई एक एनुलर रीजन गिवन है जिसमें फंक्शन एनालिटिक है। तो अब बताओ सी एन को अगर हम ए एन और बी एन जो यूजुअल इसकी लॉरेंट सीरीज में एक्सपेंशन होते हैं उसे काट कर सिर्फ एक सी एन के टर्म में बताना चाहे तो क्या बता पाएंगे? मैं ये बताऊं? सूरज कहाँ गायब है आज? तो इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज नन, ठीक है? अगर हम सी पार्ट में थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करें तो आंसर सही हो जाएगा। बस सी पार्ट में बी माइनस एन लगा दें तो सही हो जाएगा। तो दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, नन। इसमें बोल रहा है कि अगर हम क्या करें, ए एन और बी एन की जगह सिर्फ एक ही सीक्वेंस सी एन यूज करें तो क्या होगा, है ना? इस पार्ट में थोड़ी सी गड़बड़ है, देखो करते हैं। गिवन लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन क्या थी, वापस उस पर चलो। तो मैम लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन कुछ इस प्रकार से थी, किस प्रकार से थी बताएं दोबारा से। बताओ ए एन और बी एन किस प्रकार से स्टार्ट हुए थे, कैसी थी लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन? ए और बी एन का फॉर्मूला तो आपको याद है, कैसी थी? तो हमने समेशन से स्टार्ट किया था, जीरो से इन्फिनिटी। यहाँ पे एन आ रहा था जब हमारी सारी पावर्स या तो जीरो थी या पॉजिटिव थी, और हमने कहा था बी एन लगा लो जब पावर्स नेगेटिव हो रही है, यानी कि कुछ इस प्रकार का काम कर रहा है। जेड माइनस जेड नॉट रेस पर एन, हमने ऊपर माइनस एन लिख दिया था तो एक ही बात है, यानी कि डिनोमिनेटर में आ गया समान, और वन से इन्फिनिटी तक काम कर रहा है, ठीक है? हम कह रहे हैं हमें एन और बी एन इकट्ठा करके सी एन बनाना है, यानी कि पहले तो इसको ऊपर लाओ, एन गोइंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एन जेड माइनस जेड नॉट रेस पर एन प्लस इसको ऊपर ले जाओ समेशन बी एन पर एन माइनस में आया। अब हमें क्या करना है, हमें अगर सी एन कुछ कॉमन चाहिए, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कुछ हद तक मैच होना चाहिए, है ना? अब यहाँ पे नेगेटिव पावर्स चल रही हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चल रही हैं, तो समेशन में ऐसे तो हम कुछ बात कर ही नहीं पाएंगे। तो क्या करना होगा, अगर हम यहाँ से एन की वैल्यू वापस पॉजिटिव में लाने की कोशिश करें, तो यहाँ से हम वन से इन्फिनिटी चला रहे हैं, अगर हम यहाँ से डिफरेंट चला दें तो ये नेगेटिव यहाँ पर ले आए तो यहाँ पे हम कहाँ से चला दें, माइनस वन से चला दें, और कहाँ तक चला जाए, माइनस इन्फिनिटी तक चला जाए, ठीक है? तो दोबारा से लिखें इसको तो ऐसा हो जाएगा, एन गोइंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नॉट रेस टू द पावर एन। आगे बताओ, अब समझ में आ रहा है क्या कहने का क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन, कुछ कुछ हद तक? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये समेशन का साइन है जो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, बताओ अब।
तो अब क्या करेंगे, अगर हम नेगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी से -1 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है यहाँ तक सब। और साथ में अपने पास क्या आ जाएगा, z माइनस जेड नॉट, अब इसकी पावर n आ जाएगी। ठीक है, और हमने b यहाँ पे n था तो ये भी b ऑफ माइनस n हो गया। अब आप देख सकते हो कि हम इसको कॉमन की तरह बात कर सकते हैं। अब हम कह सकते हैं कि समेशन n गोइंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ले लो सी एन z माइनस जेड नॉट रेस्ट पर n सच दैट अपनी सी एन की वैल्यू क्या आ जाए, सी एन की वैल्यू आ जाए ए एन एंड बी माइनस एन। ए एन कब आ जाए, जब एन की वैल्यू 0 1 2 से लेके इन्फिनिटी तक जा रही है। और बी माइनस एन कब आ जाए, जब एन की वैल्यू -1 -2 एंड सो ऑन जा रही है। अब ए एन और बी एन का सेम फॉर्मूला, ए एन का फॉर्मूला क्या था अपने पास, हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड डी जेड अपॉन जेड प्लस जेड माइनस जेड नॉट रेस टू द पावर n प्लस 1। बी एन का क्या था, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट रेस टू द पावर -n प्लस 1। अगर मैं इसमें b माइनस एन करना चाहूँ तो क्या होगा, तो b ऑफ माइनस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जहां जहां पे n है वहां पे माइनस एन लगा दो, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट रेस टू द पावर माइनस एन की जगह यहाँ पे माइनस एन है, माइनस ऑफ माइनस एन इज प्लस एन, एन प्लस 1। तो आपने देखा ए एन और बी माइनस एन का तो फॉर्मूला भी एक जैसा दिखाई दे रहा है। तो इसलिए सी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एन और बी माइनस एन, जहाँ पे एन और ये ऐसे वैरी कर रहे हैं। और देखो एक ही फॉर्मूले से अब उसको निकाला जा सकता है, इसका नाम हम रख सकते हैं सी एन। तो ए एन ये और ये, तो ये बन गया अपना सी एन, हमने इसको रीडिफाइन कर दिया। तो अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन में गिवन होता, ये क्वेश्चन के पार्ट्स में सी एन यहाँ पे बी माइनस एन गिवन होता तो बात सही पड़ जाती, यहाँ पे बी एन गिवन है। ठीक है, ये लॉरेंट सीरीज को देखने का दूसरा तरीका है और जानबूझ के इस तरीके से दिया गया है। फाइनल ने कहा कि उनको पहली बार देखने को मिला है कि समेशन में इस तरीके से हम कर सकते हैं। बिल्कुल काली, ऐसा किया जा सकता है, अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला फिर। तो यहाँ पे जो था, ये बेसिकली हमने क्या किया, दो सीक्वेंस है, एक ए एन और बी एन, हमने उसको एक सीक्वेंस सी एन में कन्वर्ट कर दिया। क्यों किया ऐसे, कुछ नहीं, ताकि आसान नहीं हो जाए। हम मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं, लाइफ को आसान बनाने के लिए। और मैथ्स पढ़ते पढ़ते मैथ्स भी थोड़ी आसानी ढूंढते रहते हैं हम, है ना। तो पहले हमने लॉरेंसीज देखी, हमने देखा तो उसमें दो काम है, ए एन और बी एन का, तो हम उससे आसान भी कर सकते हैं। जबकि हम एन और बीन को अलग अलग भी बहुत काम के लिए यूज़ करेंगे। हम रेजिड्यूज सीखेंगे, है ना, पोल सीखेंगे, सिंगुलैरिटीज निकालना सीखेंगे। तो उस काम में हमें एन और बीन का अलग अलग भी काम आएगा, पर सी एन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये तीनों कन्वेंशन पता होनी चाहिए, ये याद करने वाली बातें हैं, ठीक है ना। तो ए एन बी एन सी एन सब याद हो गया, सबके फॉर्मूला भी। वेरी गुड इवनिंग निशी, कैसी हैं आप। चले आगे फिर। ओके, तो फिर अब एग्जाम्पल तो बनता ही है, पर तुम्हें मालूम है कि हम एग्जाम्पल कैसे करते हैं, क्वेश्चन की हेल्प से। तो find the Laurent series expansion of fz is equal to exponential z। आपको बतानी है कि लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन क्या है, एफ जेड अपॉन एक्सपोनेंशियल जेड की। ऐसे थोड़ा इम्प्रोवाइज करते हैं, एस डैश समेशन 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 n going from 0 to infinity, n going from 0 to infinity, 0 to infinity, a n z minus z naught raised to the power n 1 to infinity raised to the power n
यहाँ पे आ जाएगा। हम्म, बताओ फिर कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लगता है। ने कहा कि वो बहुत अच्छी हैं, उनको लगता है कि हम भी अच्छे होंगे, तो इसलिए उन्होंने पूछा ही नहीं। बिल्कुल सही सोचा ऋषि आपने। बताओ फिर क्या कहना है आपको इस क्वेश्चन के बारे में, एग्जाम्पल के बारे में। तो काली का कहना है बी पार्ट। बाकी लोग। नुसरत का कहना है ए पार्ट। बाकी लोग। निशी आप बताएं, सूरज आप भी बता दें। खाली पूछ रहे हैं आज मच्छर नहीं काट रहे या फिर काट रहे हैं आप कुछ बोल नहीं रहे। आज तो नहीं काट रहे हैं, काटेंगे तो बता दूंगी आपको। हम्म, बताया जाए फिर। निशी बताओ जल्दी बच्चे। चलें फिर हम बताएं। अच्छा एक बात बताओ मुझे जरा, एक्सपोनेंशियल जेड की टेलर सीरीज एक्सपेंशन बताओ। कल निकाली थी हमने। आज सब लोग गायब है, नुजो था ना, कहाँ पर है सब लोग, मालूम नहीं चल रहा हमें। हमने देखा था कि जबरदस्त इंटायर फंक्शन होता है, और इसकी हमने टेलर सीरीज एक्सपेंशन निकाली थी। बताओ जरा इसकी टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या आती है। तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एक्सपोनेंशियल जेड। ओके, ठीक है काली, थैंक यू फॉर योर सजेशन। तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल जेड का टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या था भाई। समेशन एन गोइंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी जेड रेस पर एन अपॉन एन फैक्टोरियल, अगर हम जेड नॉट को जीरो लेके चल रहे हैं, अगर हम निकालें अबाउट जेड नॉट इज इक्वल टू जीरो। यही था। जरा इसमें मैं एक को बताना अगर मैं कुछ गलती यहाँ पे करूँ तो एन गोइंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट रेस द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल इफ जेड नॉट इज नॉन जीरो। ठीक है, कोई दिक्कत। या इफ जेड नॉट जीरो भी हो तब भी, मतलब जेड नॉट इज आइदर जीरो और नॉन जीरो, जेड नॉट इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। एंड जरा मेरे को बताना इसके बाद भी अगर मैं कोई गलती कर दूं या ठीक लिखूं तो। एक्सपोनेंशियल जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट रेज टू पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल प्लस समेशन एन गोइंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी पी एन अपॉन जेड माइनस जेड नॉट रेज पर एन such that Pn is equal to 0 for all n going from 1 to infinity। इस बारे में बताएं क्या कहना है आप लोगों का। ठीक लग रही है बात। सही बात है ना। ठीक है सब।
यहाँ पे एक्सपोनेंशियल जेड नॉट भी लगा दो, क्या ही हर्ज है। अब ठीक लग रहा है सब? आपका तो एन फैक्टोरियल भी लगा लेते हैं, जो मर्जी लगाते जाओ, कोई चक्कर ही नहीं है। हमने बी एन लगा रही है तो वैसे उसमें आ ही गई है सारी बातें। ठीक। तो अभी हमने क्या किया, टेलर सीरीज एक्सपेंशन में को हम डायरेक्टली लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन की तरह भी एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरीके से। हमें बस पता चला कि इसमें सारे बी एन टर्म जीरो हैं, यानी कि जो उसकी टेलर सीरीज एक्सपेंशन है वो अपने आप में लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन भी है। ठीक है। तो जब मेरे को टेलर सीरीज एक्सपेंशन मालूम है, डी पार्ट क्या है, एक्सपोनेंशियल जेड की टेलर सीरीज एक्सपेंशन, और क्योंकि उसमें कोई भी नेगेटिव पावर में टर्म्स आते ही नहीं है तो वही उसकी लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन भी है। ठीक है। ये तो फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला तो बिल्कुल सही है, वो तो सबके लिए लागू होता है। यहाँ पे एन और बी एन क्या होएगा, फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा, कॉन्टूर इंटीग्रल। ठीक है। ये कह रहे हैं कि सिर्फ इतना पार्ट रह जाएगा, यानी कि इनका कहने का मतलब है कि अपने फॉर्मूला में सारे बी एन जीरो आ जाएंगे। तो ये बात भी तो सही कह रहे हैं, कहाँ गलत कह दिया इन्होंने, कुछ सही कह रहे हैं। ये बात गलत कह दी जब इन्होंने कह दिया सिर्फ इतना रह जाएगा, यानी कि इन्होंने क्या कह दिया कि अपने फॉर्मूला में क्या रह जाएगा, सिर्फ सिर्फ नेगेटिव टर्म्स रह जाएंगी। हमने माइनस नहीं लगाया, लगा दो। तो ये बात हो गई गलत कि इन्होंने कह दिया कि सिर्फ नेगेटिव टर्म्स रह जाएंगी। खैर अगर मैंने माइनस नहीं भी लगाया था तो भी गलत था, क्योंकि वन से स्टार्ट हो रहा था, फिर भी हमने एक टर्म मिस कर दी थी। ठीक है ना। तो ये बात गलत है, ये कह रहे हैं सिर्फ नेगेटिव टर्म्स रह जाएंगी, तो ये बात गलत है। बाकी तीनों बातें सही है। सो द करेक्ट आंसर इज ए बी सी। सबको समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? चले आगे। अब जरा थोड़ा सा और दिमाग लगा लो, आधा एक इंच, ज्यादा की बात नहीं करनी है। अब आपको लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन बतानी है। लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ f of z is equal to exponential 1 by z is। अब आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे डिफाइंड है। अब देखो ऐसी बात है, जब हमने निकाली एक्सपोनेंशियल z की तो वो तो था इंटायर फंक्शन, वो तो पूरे कॉम्प्लेक्स फेन पे डिफाइन है, तो उसमें z की वैल्यू हमें मेंशन करने की जरूरत है क्या कि z कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होना चाहिए, नहीं ना। पर यहाँ पे इस केस में मेंशन करने की जरूरत है या नहीं है? जब हमने कहा एक्सपोनेंशियल z, तो z की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकती है। यानी कि मॉड z सभी केस में हम ऐसा लेके चल सकते हैं, इफ मॉड z इज लेस देन इन्फिनिटी, यानी कि कोई भी z कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कहने का तरीका है। अब आप मेरे को बताओ कि जब हम इसकी लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन निकालें 1/z की, तो मॉड z की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं? डैश व्हेन, बताओ। कल तो ये बताओ डोमेन क्या आएगी, मतलब अपने आने वाले रीजन क्या आने वाला है, कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है। ये तो ठीक है कि कोई भी वैल्यू ले सकती है z की वैल्यू, पर जीरो नहीं ले सकती है ना। तो जीरो को हटा दीजिए, बस इतनी सी बात है। तो z या तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, बस जीरो ना हो, बाकी सब ठीक बात है। ठीक है ना। अब इसकी लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन आपको बतानी है कि क्या आ जाएगी, तो निकालो और मैं भी निकाल के बताती हूँ आपको आंसर। ठीक है। एन गोइंग फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी, समेशन समेशन समेशन। ठीक। यहाँ आ जाएगा 1/z रेस पर एन, एन फैक्टोरियल। यहाँ पे आ जाएगा एन जीरो से इन्फिनिटी 1/z एन zn प्लस समेशन 1 से इन्फिनिटी 1/zn n factorial such that an is non-zero। कर देते हैं समेशन n गोइंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी 1/n factorial समेशन
बताओ जी कौन सा आंसर सही है। आने दो आंसर। काली नुजरत नुशी, बताएं बताएं जनाब। सार्थक ने कहा ए पार्ट। बाकी जनता। गुड इवनिंग सार्थक, कैसे हैं आप? सार्थक ने कहा ए पार्ट, गुड इवनिंग भी कहा उन्होंने। नुजरत ने कहा ए पार्ट। ओके, बाकी जनता। आप बहुत अच्छे हैं सार्थक, जान के खुशी, हम भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, सब अच्छा है। पर है। काली और निशी, आप भी बताएं आंसर्स क्या हैं, फिर हम अपन डिस्कस करेंगे। काली का भी कहना है ए पार्ट। और अब कौन रह गए? निशी रह गई हैं। कैसे किया? आसान क्वेश्चन था। ए पार्ट सही आंसर है, बाकी सब फिजूल है ना। कैसे आया? कुछ नहीं किया। एक्सपोनेंशियल जेड के एक्सपेंशन में अगर हम पुट कर दें 1/z तो काम हो जाएगा। बस हमें ध्यान रखना है कि अपनी डोमेन जो है वो एक्सीड ना हो जाए। एक्सपोनेंशियल जेड की हमने डबी लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन देखी, क्या थी? ऐसी थी मैम, कैसी? एक्सपोनेंशियल जेड नॉट अपॉन एन फैक्टोरियल इनटू जेड माइनस जेड नॉट रेज टू द पावर एन, एन गोइंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। आगे वाला पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसी अब एक्सपोनेंशियल 1/z की क्या हो जाएगी? अब यहाँ पे जब हमने डिफाइन किया था, बस हमने कह दिया था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो। जैसी 1/z की कहानी आएगी, हम अपने आप को थोड़ा सा सतर्क कर लेंगे कि अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, पर वो जीरो भी नहीं होना चाहिए, तो जीरो से भी बड़ा ले लो, बस, और कोई बात नहीं है। ठीक है। अब क्या करना है आपको? क्या पुट कर देना है सब जगह? अब हम थोड़ी देर के लिए अगर जेड नॉट को जीरो के आसपास मान के चलें, तो जेड नॉट इक्वल टू जीरो के आसपास मान के चल लें, तो अपना काम क्या रह गया? जेड एन अपॉन एन फैक्टोरियल। अब जेड एन की जगह क्या पुट कर देना आपको? 1/z, तो 1/zn, और यहाँ पे एन फैक्टोरियल। तो इट वॉज एज सिंपल एज दैट, और कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, इतना ही काम था। इसी को लॉरेंट सीरीज भी कहेंगे क्योंकि इसमें और कोई टर्म्स आ ही नहीं रही है। ठीक है, यहाँ तक सब ठीक है। अच्छा, मैं अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछूं कि a1 की वैल्यू बताएं, तो बता पाएंगे? बताओ a1 क्या है, b1 क्या है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं c1 की वैल्यू बता दो, और c-1 की वैल्यू बता दो। चलो बस ये चार वैल्यूज बता दो। ये चार वैल्यूज बता दोगे तो मेरे को क्या पड़ जाएगा, क्या कहते हैं, सुकून पड़ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाओ। अगला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को पहली बार में देखते ही आपको शायद पता भी ना चले कि ये क्वेश्चन आप लॉरेंट सीरीज से बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, पर जब आप करोगे तो आपको पता लगेगा कि वो लॉरेंट सीरीज से करा जा सकता है। ठीक है। मैथ्स 11 का पूछना है, अनअकैडमी पे होगी बाकी क्लास, मतलब समझे नहीं आपकी बात हम, लर्नर जी। तो काली का कहना है a1 is 1, बाकी लोग बताएं ऐसा मानना है सभी का? और काली का कहना है b1 is 0, और c1 और c-1 वो भी बता दीजिए, सब लोग बता दीजिए, फिर अपन डिस्कस करेंगे।
नुसरत ने कहा A1 0 है। ओके, B1 बताएं। और C1 और C-1 नहीं बताओ काली, नुसरत, सभी लोग। 4 चीजें पूछी गई हैं। रुको क्वेश्चन बनाते हैं ना, सेम क्वेश्चन। तो if exponential 1 by z is equal to summation Cn, n going from minus infinity to infinity, z minus z naught raised to the power n, such that Cn is equal to an b minus n। n कब होगा जी? n जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और n इंटीजर हो तो बताने की जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पे n लेस देन इक्वल टू -1, ठीक है ना। देन a पार्ट, b पार्ट, c पार्ट, d पार्ट। मैथ्स लर्न का है, सुना है आपसे यूट्यूब पे क्लास नहीं होगी। अच्छा, ये अनअकैडमी की क्लासेस यूट्यूब पे नहीं होंगी अब से? ऐसा तो कुछ हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आया है मैथ्स लर्नर जी। बाकी देखते हैं जो भी आगे से आएगा ऑर्डर। ठीक है, तो B1, A1, C1 एंड C-1। बताओ जरा, अब वैल्यूज बताओ दोबारा ध्यान से सोच के। मैं यहाँ पे वैल्यूज नहीं भरती हूँ ना, वरना आपको आंसर पता लग जाएगा। सभी लोग बता दो फिर हम बताएंगे, वरना ये ऑप्शन से वैल्यूज होंगे, आपको सिलेक्ट करने होंगे, पर मैं यहाँ पे आंसर नहीं भरी हूँ वरना आपको पता लग जाएगा। काली बताओ भाई, C1 C-1 बता दो। सार्थक आप भी बताओ, फिर आगे करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। और फिर अगला बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको पहली बार में देख के आपको नहीं पता चलेगा कि वो लॉरेंट सीरीज का क्वेश्चन है, पर क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी लॉरेंट सीरीज डिस्कस कर रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। नहीं बता रहे हो, मैं ही बताऊँ क्या? ऐसा मत करो। चलो जरा देखो कैसे सोचना है। एक्सपोनेंशियल 1/z का क्या मतलब है जी? ये मतलब है A1 का क्या मतलब है, याद करो जरा। कुछ सालों पहले, कुछ अरसे पहले हमने पढ़ा था लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन, है ना। उसमें हमने A1 AN क्या पढ़ा था? AN होता है कोफिशिएंट ऑफ z माइनस जेड नॉट रेज टू द पावर n, जहाँ पे n पॉजिटिव हो, है ना, जहाँ पे n की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी पे जा रही हो, यानी कि पॉजिटिव या 0 वाली वैल्यू। तो A1 मतलब किसका कोफिशिएंट होगा? ये कोफिशिएंट होगा z माइनस, जहाँ पे z नॉट 0 लेके चल रहे हैं, तो z रेस पर 1 का कोफिशिएंट। बताओ यहाँ पे कभी z रेस पर 1 आएगा क्या? नहीं आएगा, इसका कोफिशिएंट 0 आएगा हमेशा। तो A1 इज कोएफिशिएंट ऑफ दिस। ये शॉर्ट फॉर्म को स्टैंडर्ड नहीं है, मैंने अभी से बना दी, ठीक है ना। ऐसी B1 क्या होगा? B1 होगा कोफिशिएंट ऑफ, डिनोमिनेटर में अगर हो z, तो कोफिशिएंट ऑफ 1/z रेस टू द पावर 1। अब इसका कोफिशिएंट जरा बता दो, वो आ जाएगा 1। C1 क्या होगा? C1 की वैल्यू हमने देखा था क्या होती है। अब जब भी n की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, कुछ भी पॉजिटिव है, तो C1 का मतलब हो जाएगा A1 विच इज 0। और जब भी C की वैल्यू नेगेटिव है, तो C-1 मतलब क्या हो जाएगा? P ऑफ माइनस n, अपनी इस डेफिनेशन के हिसाब से। तो C यहाँ पे अगर n नेगेटिव चला गया तो C-1 का मतलब क्या है कि B ऑफ माइनस n बता दो। इसका मतलब क्या बता दो कि B ऑफ 1 बता दो, तो वो क्या आ जाएगा? 1। समझ गए वैल्यूज? तो C ऑफ -1 क्या है यहाँ पे? 1। C ऑफ 1 0, ये 1 और ये 0। बेसिकली B1 इज इक्वल टू C-1 एंड A1 इज इक्वल टू C1, आपको यही समझाना था, ठीक है ना। तो C1 के टर्म में पूछे, इसके टर्म में पूछे, ये दोनों सेम है। B1 इज इक्वल टू C1, क्या कहते हैं, आया C-1 आया, और A1 इज इक्वल टू C1 आया। ये बात समझ में आई? ये बात समझानी थी, आगे बात समझ में? पक्का क्लियर है? काली नुजत आप लोगों ने दोनों ने C1 का और C-1 का एग्जाम्पल ही दिया था, आंसर नहीं दिया था। आप समझ में आया? वेरी गुड इवनिंग दीप, कैसे हैं आप? पक्का समझ में आया सबको? चले आगे, या तुम जवाब दो। एक और क्वेश्चन पूछे B1 C1 पर, नहीं क्लियर हुआ, या फिर आगे मैं अपने अच्छे वाले क्वेश्चन पे चलूं?
जल्दी जल्दी जवाब दो, जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छे क्वेश्चन पे चलें, पक्की बात है, हो जाए। तैयार है जनता? ओके, सो अच्छे क्वेश्चन पे चल रहे हैं, मानते चलते हुए कि आप लोग सीख गए हो। ठीक है, तो कॉन्टूर इंटीग्रल सी dz z minus iota raised to the power n plus 3 is a part, b part, c part, d part. 0 when n is equal to minus e, माइनस ई तो हो ही नहीं सकता, माइनस ई हो सकता है, माइनस ई प्लस 10 का क्या ले लें, सीलिंग वैल्यू ले लें, और साथ में 2 पाई आयोटा when n is equal to minus 2 and 0 when n is not equal to greatest integer value of minus 2.5 and 2 pi iota when n is equal to ceiling value of, अब बताओ आंसर, -2। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको कहीं से लग तो नहीं रहा होगा ना, कॉन्टूर इंटीग्रल क्वेश्चन लग रहा है। सी क्या है? सी कॉन्टूर है उस रीजन में जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक है। ठीक है, ये नहीं मेंशन है तो आप खुद से समझ जाओ। जब भी ऐसा कुछ नहीं मेंशन है यानी कि आपको खुद से समझना है। अब ये फंक्शन कहाँ पे एनालिटिक होगा? जहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो ना हो। तो बस वही मान के चलो कि सी क्या है अपने पास, सी ऐसा कॉन्टूर है जो कि जो गिवन फंक्शन है जहाँ पे वो एनालिटिक है उस रीजन में एक कॉन्टूर एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी, आंसर बताओ, फिर आने दो आंसर, क्या कहना है आप लोगों का? तो मान सकते हैं, कुछ मान लेते हैं ना, ताकि आप लोग को और मजा आए। वेयर सी इज, ताकि बिल्कुल ना पता लगे आपको, आपको लगे कैसा है, कोई कॉन्टूर इंटीग्रल क्वेश्चन है। तो सी इज जेड माइनस आयोटा इज इक्वल टू आर फॉर सम आर ग्रेटर देन जीरो। ठीक है जी, कालिका दीप से पूछना है तो कल फिर कहाँ था ओडोमोस, मतलब आप बताओ क्या आंसर है फिर आप लोग का, जनता का? काली मच्छर को आप याद करे थे, मच्छर हाजिर हो गए। थोड़ी देर बाद मिलते हैं। आज लाइव चैट में बहुत देर बाद रिप्लाई आ रहा है, काफी देर तक लाइव चैट को देखने के बाद हमें लगता है कि हम खुद ही आंसर देना स्टार्ट कर दें। बताओ काली, क्या आंसर है? ओ, दीप ने कहा मैम के पास तो ऐसा ओडोमोस है, मैंने ये कमेंट ही नहीं पढ़ा था, जिससे मच्छर क्या चींटी भी नहीं आ सकती। हम अच्छे हैं मैम, आप कैसे हो? ओके ओके, सही बात है, ऐसा ही ओडोमोस है हमारे पास। काली ने कहा कहाँ है फिर वो ओडोमोस? ओडोमोस हमारे पास है तभी तो मच्छर आसपास आके चले जाते हैं, काट नहीं रहे। हम्म, आंसर दे दो, गप्पे मारने में लगे। ये बताओ, सीलिंग फंक्शन और फ्लोर फंक्शन कौन कौन भूल गए, किसके दिमाग से निकल गए? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सीलिंग फंक्शन सब याद है? ये समझ में आए क्वेश्चन कैसे करना है, कम से कम यही बता दो समझदार बच्चों की, समझ में नहीं आया मैम आप ही करा दो।
हेलो, कोई है यहाँ पर या मैं अकेली ही पढ़ रही हूँ? आप ही कराइए। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहचानो। जरा वो कोई फॉर्मूला याद करो जो कुछ समय पहले हमने पढ़ा था सी एन का। क्या फॉर्मूला था, जरा बताना हमें। याद कराओ जल्दी जल्दी। 1/2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड डी जेड जेड माइनस जेड नॉट रेज टू द पावर n+1, यही था। पक्की बात है। जहाँ पे सी एन क्या था, सी एन था ए एन और बी माइनस एन सच दैट एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इंटीजर एन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1। याद है ये बात? अब जरा इससे कंपेयर करो अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये कहानी गिवन है, ये सब कहानी गिवन है। 2 पाई आयोटा गायब है, इसको परे वाली साइड ले जाओ तो ये हो जाएगा सी एन 2 पाई आयोटा इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड अपॉन क्या आ जाएगा, जेड माइनस जेड नॉट रेज टू द पावर, बता दो जल्दी से, n+1। पक्की बात है। अब क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन कैसा कह रहा है, वो कह रहा है जेड माइनस आयोटा रेज पर n+3। एफ जेड हमें नहीं गिवन है, तो अगर हमें z माइनस आयोटा रेस पर n+3 को ऐसी फॉर्म में लाना है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, n+1, ऊपर 1 ही लगा दो और साथ में लिख दो 1/z माइनस आयोटा का स्क्वायर। कॉन्टूर इंटीग्रल बरकरार है, तो यहाँ पे c, यहाँ तक सब ठीक है अभी तक। डी सेट। एक मिनट रुको, बहुत शोर मचा रहे हैं। लगता है आप लोग शांत हो जाओगे यार, आधे 1 घंटे से आपने शोर। ये नहीं कि थोड़ी सी शांति मेंटेन। कहाँ पे थे हम? अब थोड़ा सा कंपेयर कर पा रहे हो? तो अगर ये वाले पार्ट को हम, अगर यहाँ पे हम जेड नॉट को आयोटा मान लें तो ये वाला पार्ट समझ में आया। अब जेड माइनस आयोटा रेस पर n+1, ये वाली बात बन गई जेड माइनस जेड नॉट रेस पर n+1, और ये अपना फंक्शन बन गया एफ जेड। तो ये फंक्शन आ गया एफ जेड। समझ गए? तो बेसिकली अभी लॉरेंट से एक्सपेंशन हम एफ जेड की निकाल सकते हैं। तो अपने पास एफ जेड फंक्शन बन गया 1/z माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब इसकी लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन बताना क्या आ गई। इसको कंपेयर करते ही अपने पास ये फंक्शन आ गया। अब इसकी लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन बताओ क्या आएगी। अरे इसमें तो डांट दिया थोड़ा सा बच्चों को। बताओ इसकी लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन क्या आएगी। अब इसमें जितने भी अपने पास ए एन है वो सारे जीरो हैं, कुछ पॉजिटिव में तो पावर है ही नहीं, है ना। तो सारे ए एन कैसे हैं, जीरो हैं फॉर ऑल एन गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ठीक। और जो बी एन है उसमें से आप देखो सिर्फ एक टर्म है जो कि B2 है, वो नॉन जीरो है। तो आगे क्या है यहाँ पे, B1 जेड माइनस आयोटा, ठीक है ना, प्लस B2 जेड माइनस आयोटा का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। आप देखोगे B1 भी जीरो है, B3 भी जीरो है, B4 भी जीरो है और बाकी सारे जीरो है, सिर्फ एक B2 है जो नॉन जीरो है इसमें। आप बेसिकली देखोगे तो ये ऑलरेडी अपनी लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में ही है। दिस इज ऑलरेडी इन इट्स लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन। इसको कंपेयर करके हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे B2 है अपना 1, उसके अलावा बाकी सारी दुनिया जहान कैसी है, जीरो है। रेस्ट ऑल द वैल्यूज आर जीरो। अब इसको सी एन के टर्म्स में ले आओ। B2 सी एन के टर्म्स में क्या हो जाएगा, C(-2). तो सिर्फ C(-2) कैसा है, 1 है। बाकी सारे सी एन कैसे हैं, जीरो हैं फॉर ऑल एन इक्वल टू, जो कि -2 के अलावा कुछ भी है। यहाँ तक बात समझ में आई, ये वाली बात पक्की बात है। अब इस बात को मान लो जैसे हम पहले करते थे ना, 1 इक्वेशन मान लो। अब जरा चलो इस इक्वेशन पे वापस, कहाँ पे गई, ये रही अपनी इक्वेशन। इस पे आ गए थे हम सी एन, ये वाली बात पर।
इसको मानो 2। अब इसमें जरा सी एन की वैल्यू पुट कर दो, तो सी एन इंटू टू पाई आयोटा इज दिस इंटीग्रल, जो हमारा क्वेश्चन का इंटीग्रल है, आर एच एस है, ये बेसिकली क्वेश्चन का इंटीग्रल है। तो जो क्वेश्चन का इंटीग्रल है उसको नाम अगर हम आई दे दे, तो आई की आंसर क्या आ रहा है, सी एन टू पाई आयोटा। अब ये क्वेश्चन वाला इंटीग्रल है और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 1 इंटू टू पाई आयोटा। ऐसा कब आ रहा है, जब n की वैल्यू -2 है, एंड 0 इंटू टू पाई आयोटा जब n की वैल्यू क्या है, -2 के अलावा कुछ भी है। ये बात समझ में आ गई, n की दो ही वैल्यूज ले सकता है, 1 इंटू टू पाई आयोटा इज टू पाई आयोटा, 0 इंटू टू पाई आयोटा इज 0। अभी आपको ये समझाने में क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा होगा, वरना जब आप ये क्वेश्चन समझ जाओगे तो पेपर में बस इतना ही काम करना है, ये बस यही काम है पेपर में आपको करना है, जो इतना सा तो काम था। तो बिना कोई तिगड़म लगाए तुरंत आपका आंसर सॉल्व। ठीक है, अब इसको मैच कर लो जरा अपने ऑप्शन से। तो ऑप्शन में जहां पे भी -2 दिख रहा है सी एन है ना, वहां पे क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा इंटीग्रल। तो -2 दिख रहा है जरा यहाँ पे, तो जहां पे भी एन, जहाँ पे -2 दिख रहा है वहां पे 2 पाई आयोटा, और बाकी सब जगह क्या होता जाएगा, 0 होता जाएगा। ठीक है, नुजरत ने कुछ आंसर दिया था जो रिट्रेस कर दिया, काली ने भी कोई बात रिट्रेस कर दी, कोई बात नहीं, हो जाता है यहाँ तक। ठीक है सब, तो हमने देखा जब भी n-2 होगा तब 2 पाई आयोटा, बाकी सब जगह 0। तो यहाँ पे n-2 है तो इस जगह पे क्या आ जाएगा, 2 पाई आयोटा, ये पार्ट ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं n की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ले लो -2। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू एक इंटीजर की क्या रहती है, वो इंटीजर खुद आ जाता है, तो ये भी बात ठीक है। फिर से ये तो सेम ही ऑप्शन लिखे थे बेसिकली। अब ये क्या कह रहे हैं, n की वैल्यू e+10 और उसका क्या ले लो, क्या ले लो, लीस्ट, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लो, यानी कि फ्लोर फंक्शन वैल्यू। e क्या होता है, लगभग 2.7, 2.7 प्लस 10 लगभग क्या हो जाएगा, e+10 इज अप्रोक्सीमेटली, दिस इज अप्रोक्सीमेटली माइनस ऑफ ई को 2.7 ले लो, तो ये हो जाएगा 12.7। अब 12.7 कौन से दो इंटीजर्स के बीच में लाई करता है, इट लाइज बिटवीन, इससे बड़ा क्या होगा -12, इससे छोटा होगा -13। तो इसकी अगर हम फ्लोर वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी, -13। तो यहाँ पे एल की वैल्यू क्या आ गई, लगभग -13 आ गई है ना। एन की वैल्यू -13 यानी कि -2 के बराबर नहीं है, जब भी -2 के बराबर नहीं है तो 0 आएगा इंटीग्रल। सही बात कह रहे हैं, क्या दिक्कत है इसमें। यहाँ पे कह रहे हैं जब भी n इज नॉट इक्वल टू -2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। अब -2.5 कौन से दो इंटीजर्स के बीच में लाई कर रहा है, -2 यहाँ पे आ जाएगा और -3 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या है, -3। तो जब भी मेल -3 के इक्वल नहीं है 0 आएगा, ये बात तो गलत है, क्योंकि -2 पे तो 2 पाई आयोटा आ जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन आर ए बी डी। सबको समझ में आया, क्वेश्चन बहुत आसान था, और इसको लॉरेंट सीरीज से अगर हम सोच पाए तो कमाल की बात है। क्वेश्चन जबरदस्त था, और कोई घन चक्कर दिमाग नहीं लगाना था, ये सब नहीं सोचना था, क्या सब क्या नहीं सोचना था, वो सब नहीं सोचना था, कॉन्टूर इंटीग्रल वगैरह वो लगा के भी करोगे, कॉशी इंटीग्रल फॉर्मुला भी करोगे तो भी आंसर यही आएगा सिर्फ, है ना। पर लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन से बहुत आसान हो जाएगा काम आपका, अगर आपको ये समझ में आ गया तो। काली, नुजरत समझ में आया अच्छे से, हाँ ना में जवाब दें जरा, पक्की बात है। बोलो बोलो, आगे चले अगले क्वेश्चन पे। कितना समझ में आया, थोड़ा बहुत, थोड़ा ज्यादा, ठीक ठीक। तो एक और क्वेश्चन दिया जाए फिर, पक्की बात है, तैयार है सब। तब आपको लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन निकालनी है एक और फंक्शन की। कल आपको बताई थी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, याद है, तो उस कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है, आपको पहले से हिंट दे दिया है, ठीक है। तो आपके पास एफ जेड है -1 अपॉन z-1 z-2। अब आपको बताना है इसकी लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन क्या आ जाएगी। सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, तब तक मैं सॉल्व करके ऑप्शन बनाती हूँ, मुझे भी थोड़ा टाइम दे दिया करो, है ना। तो मैं सॉल्व करती हूँ, आप लोग भी सॉल्व करो इसकी लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन। सेट जेड mod z इज लेस देन 1 इज इक्वल टू डैश। अब यहाँ पे नहीं लिखा है कि लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन निकालनी है, पर आपको ऑप्शन देख के पता लग जाएगा कि क्या मांगना चाह रहे हैं ये लोग, ठीक है ना। चलो तो सभी लोग सॉल्व करो, और मैं भी सॉल्व कर रही हूँ, और मैं यहाँ पे सॉल्व करके लिख रही हूँ, आप लोग भी सॉल्व करो, ठीक है। करो सॉल्व। तो ये अपने पास आ रहा है n गोइंग फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, अगर हम ले लें -1 इंटू दिस
और यहाँ पे आ जाएगा n गोइंग फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी टू रेस पर माइनस n माइनस वन z रेस पर n। ठीक है, अगला है n गोइंग फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी माइनस ऑफ zn प्लस समेशन n गोइंग फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी zn अपॉन 2 रेस पर n प्लस वन। और यहाँ पे आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी 2 रेस पर n प्लस वन माइनस वन zn। बताओ इनमें से कौन सा उत्तर सही है, और बताओ कि कैसे आपको करना है, कैसे दिमाग में आ रही है बात कि कैसे करा जाए इसको, यही बता दीजिए। तो काली ने कहा खांसी की दवाई लाया आप, आज जाने वाले थे शॉपिंग पे। बिल्कुल आज जाना था, मैंने एक्चुअली मैंने अपनी सिस्टर को कहा था, मैं 2 दिन से उनको लिस्ट भेज रही हूँ कि लाए आए दवाई जी ना। पर मैं ना जैसे ही अपने काम से आती हूँ, काम पे आती आपकी क्लास से बैठ जाती हूँ, और इसके बाद आपको मालूम है हम छूटते हैं 11 बजे तक, और उसके बाद कोई दुकान नहीं खुली थी। इनफैक्ट जब मैं आती हूँ तब भी पतंजलि वाला स्टोर नहीं खुला होता है। तो इसका कोई और बैकअप तरीका ये है कि छुट्टी का इंतज़ार करना पड़ेगा, जो हफ्ते में एक बार आती है। तो तो फ्राइडे या सैटरडे या संडे में से जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन इंतज़ाम होगा खांसी का। या फिर भगवान की दया से अगर मेरी सिस्टर को टाइम मिला और वो कल आ पाई तो कल भी हो सकता है, या परसों भी, या फिर मेरे वीकेंड पर। थैंक यू फॉर बीइंग सो कंसिडरेट कगाली। कोशिश कर रहे हैं, हम अपना ख्याल रख रहे हैं अच्छे से। ऐसे मेडिसिन और मेरा थोड़ा बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब ऐसा है कि कम मेडिसिन मैं नहीं लेती हूँ, और अब काफ़ी टाइम हो गया तो मेरे को भी लेने की इच्छा है, ताकि मैं थोड़ा सा हेल्प कर सकूँ रिकवर करने में। तब मेडिसिन नहीं भी लेनी चाहिए, जैसे कि हमारी बॉडी हमें कुछ मैसेज देना चाह रही है, उसको लेने की कोशिश करनी चाहिए। हम समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो कभी कभी कुछ मैसेज है जो हम लेना चाह रहे हो तो मिल जाएगा, टाइम लग सकता है। तो बॉडी कुछ समझाना चाह रही है, हम समझने की इच्छा रखते हैं तो समझ जाएंगे हम जल्दी, तो फिर ये डिस ईज भी चली जाए। आंसर बताओ। हिंट चाहिए या कुछ कोशिश करें आप, नुजरत, काली, निशी? कुछ हिंट? चलो, पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल याद है आप सभी को? ऐसा कुछ करना है। तो माइनस वन अपॉन जेड माइनस वन जेड माइनस टू, इसको देख के आपको लग रहा होगा क्या ही करें मैम इसका हम। क्या करो, कुछ मत करो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन में रिड्यूस करो। पार्शियल फ्रैक्शन में रिड्यूस करना आता है, कैसे करते हैं? बताओ जरा जनता, कैसे करते हैं? तो मान लेते हैं कुछ ए कांस्टेंट आ जाएगा, नीचे जेड माइनस वन रह जाएगा, प्लस ऊपर कोई बी कांस्टेंट रह जाएगा, अपॉन जेड माइनस टू रह जाएगा। अब इसको एलसीएम लो और कंपेयर कर लो जल्दी से। वैसे इतने की जरूरत नहीं है, ओरली भी आप समझ सकते हो ऐसा, इसकी जगह और भी ऑप्शंस है। ऊपर माइनस वन है तो जेड प्लस माइनस कर लो, जैसे मर्जी कर सकते हैं। आपको बस पार्शियल फ्रैक्शन में इसको ब्रेक करना है। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे ज़्यादा वो वाला किफ़ायती तरीका है, इससे तो काम हो ही जाएगा, ये सही तरीका है, लॉन्ग मेथड। तो ये हो जाएगा जेड माइनस वन जेड माइनस टू। बताओ ए और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये अपने पास आ जाएगा, जेड में से कॉमन लोगे तो आ जाएगा ए प्लस बी टाइम्स जेड, और बाकी कोफिशिएंट अपने पास बचेगा माइनस टू ए माइनस बी। बाकी का कंपेयर करने से अपने पास आ जाएगा कि ए माइनस बी के बराबर आना चाहिए, एंड माइनस टू ए
माइनस बी माइनस 1 के बराबर आना चाहिए, दैट इज 2a प्लस बी 1 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम पुट करें तो 2a माइनस a इज 1, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 1 और b की वैल्यू आ गई -1। तो a आ गया अपना 1 और b की वैल्यू पुट कर दो -1, ये आ गई अपनी पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये रिड्यूस हो गया 1 अपॉन z माइनस 1 माइनस 1 अपॉन z माइनस 2। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन आ गई। अब आपको एक फंक्शन को दो फंक्शंस की तरह सोचना है और इन दोनों फंक्शन की एक्सपेंशन आपको आती है, मेरा ख्याल है। ठीक है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन को याद करो, आ पा रहा है याद? काली कहते हैं उन्हें लगा था कि मैं दवाई नहीं लेती होंगी, इसलिए उन्होंने मेरे को आयुर्वेदिक दवाई का सुझाव दिया। थैंक यू काली, अब बहुत कंसंट्रेट हो रहे हैं, मुझे अच्छा लगा, थैंक यू। मैं इस पे काम कर रही हूँ। हेलो किंग बाबा, कैसे हैं आप? बताएं फिर, ऐसे करके सोचे। अब हिंट दिया गया, अब बताओ कुछ सोच पा रहे हैं आप? टेलर सीरीज एक्सपेंशन पे काम करो जरा। आपको कल एक वैसे इन जनरल आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम सिखाया गया, बताना जरा। 1/1 माइनस जेड कहते हैं उससे। टेलर सीरीज एक्सपेंशन हमने इस केस में निकाली थी कि जब अपने पास मॉड ऑफ जेड लेस देन 1 हो तो हम निकाल सकते हैं एक्सपेंशन। तभी क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दो, मैंने आपको हिंट भी दिया था, आपको यूज करनी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। गिवन है मॉड जेड लेस देन 1। ठीक है, जब मॉड जेड लेस देन 1 हो तो हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन इसकी क्या बन जाती है? 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब एंड सो ऑन। तो कैसे लिख सकते हैं? समेशन n गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी z रेज पर n इज इक्वल टू 1/1 माइनस जेड सच दैट जहाँ पे मॉड जेड लेस देन 1 आए। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? दो यहाँ पे फंक्शन हमने ब्रेक करें, एक तो 1/z-1 और एक 1/z-2। अब यहाँ पे z-1 तो नहीं है अपने पास, पर 1/1 माइनस जेड है, इसका नेगेटिव चाहिए होगा तो क्या बन जाएगा? ये आया अपने पास, ये पहली इंपॉर्टेंट रिजल्ट आई। इससे दूसरे स्टेप पे चलो। अब हमने को चाहिए 1/z-1, दैट कैन बी थॉट ऑफ एज -1/1 माइनस जेड। अब देखो इस पूरे में अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा अपना काम। तो इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ n 0 टू इन्फिनिटी जेड एन। कोई ठीक है? सारी बातें कोई दिक्कत तो नहीं बोली मैंने? यहाँ पे सब सही है। तो एक काम तो हो गया, हमें 1/z-1 की मिल गई। दूसरा काम हमें क्या चाहिए? दूसरा काम हमें चाहिए 1/z-2 की। बेसिकली तो -1/z-2 की चाहिए, पहले इसकी निकालते हैं। तो ये कैसे निकलेगी? उसके लिए हमें पहले क्या चाहिए होगा? z-2 तक हमें पहुंचना होगा। अब z-2 तक पहुंचने के लिए आपको देखना होगा कि अपना यहाँ पे बात सेटिस्फाई हो पाएगी या नहीं। अब देखो ऐसी बात है, z-2 की हम नहीं निकाल पाएंगे, हमें 1 चाहिए, तो 2 कॉमन ले लो। तो अपन कैसे लिख सकते हैं? 1/2 कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा? z/2 -1। हाँ दोनों ही z लग रहे हैं ना, एक को थोड़ा सा 2 जैसा बना लेते हैं। ठीक है, तो हमें साथ में माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे कर देते हैं -1/, ठीक है, 1/2। अभी आ गया 1 माइनस z/2। अब अगर मॉड z लेस देन 1 है तो मॉड z/2 के बारे में क्या ख्याल है आपका? तो मॉड z/2 लेस देन 1/2 होगा, विच इज स्टिल लेस देन 1। तो अभी भी ये लेस देन 1 है, अभी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाले रूल इस पे लगाया जा सकता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको अपन लिख सकते हैं -1/1/2, है ना, इनटू बाकी की समेशन एज इट इज। तो समेशन z की जगह आपकी बाकी लिखना है z/2 रेज टू द पावर n गोइंग फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी। ये सब तो आ गया 1/z-2 का, हमें चाहिए था -1/z-2 का। सब जगह माइनस लगाते जाओ, एक माइनस यहाँ एक माइनस यहाँ, ये वाला पॉजिटिव हो गया, ये वाला हो गया पॉजिटिव। यहाँ तक ठीक है। अब हमने निकाल ली इसकी एक्सपेंशन, हमने निकाल ली इसकी, इन दोनों को सम कर दो। तो एडिंग दिस एंड दिस वी गेट आर रिक्वायर्ड लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन। हमने दो एक्सपेंशन को सम कर दिया, फिर अपने पास गिवन एक्सपेंशन आ जाएगी।
अब बताओ कौन सी आ जाएगी, फाइनल काम तो हो चुका है। ठीक है कारी, तो आपकी बात का जवाब आज के लाइफ लेसन में दिया जाएगा। अब बताओ फाइनल आंसर। अब तो सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया मैंने, अब आपको बस पार्ट्स चूज करने हैं। तो बताओ कौन सा आंसर है, तब तक हम मलीठी अपने लिए चूज करते हैं, जब तक आप पार्ट चूज कर रहे हो। मलीठी जी आ जाइए। हम लोग को मलीठी के बारे में मालूम है, आपको बताया था ना, बहुत ही अच्छी सी वुड होती है, वुड, लकड़ी का टुकड़ा है जो हम खा रहे हैं अभी। लकड़ी होती है जिसको मुंह में रखने से गले के लिए सूदिंग सा इफेक्ट होता है और खांसी भी रुक जाती है। हल्की सी मीठी मीठी, हल्की कड़वी कड़वी। बताओ बताओ फिर क्या आंसर आया जनता। तो द करेक्ट आंसर्स आर, आप लोग का आज मूड नहीं लग रहा मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो बी और सी पार्ट सही है, ये ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2n+2 है, और ये ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पावर नहीं लिखी इन्होंने। तो करेक्ट आंसर इज बी। और सी कैसे आया, हमने क्या किया, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन निकाली उन दोनों की अलग अलग और सम कर दिया, तो यही पार्ट आ जाएगा। हमने इसका और इसका सम कर दिया, बस इतना सा काम है। देखो ये दिख रहा है एज इट इज, ये पार्ट भी दिख रहा है एज इट इज, यही काम हमने करा है ऊपर। यहाँ पे जेड अपन, यहाँ पे क्या है 2n है ना, इसको और देखो यहाँ पे अपने पास क्या है, 1/2 भी नीचे बैठा हुआ है। बस इसी सबको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे काम किया गया है। और यहाँ पे 1/2 नहीं, 2 कॉमन लेना है ना। हम्म। अब लोग का बिल्कुल ध्यान नहीं है, इतना भी नहीं बताया आपने, 2 कॉमन लेना है, 1/2 नहीं। हम्म। ठीक है ना, बस बाकी सारा काम सही है। ठीक है, चले आगे अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में तब जाया जाएगा जब आप लोग कुछ जवाब देंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको मुश्किल लग रहा है सबको आज, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया टॉपिक, कुछ समझ नहीं आ पा रहे, या समझ में आ रहे पर आप नया क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, कैसी बात है। बताओ क्या कहना है। अगर समझ आ गया तो एक और क्वेश्चन देते हैं, नहीं आए तो बताओ, फिर वो वाला पार्ट समझाएंगे जहाँ पे अटक रहे हो आप लोग। काली निशी नुजरत बच्चे बताओ क्या हुआ है। काली कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, जो समझ नहीं आ रहा है पूछो वो कहाँ पे अटके, कौन से पार्ट पे अटके बताओ। मैं तो हर रोज यही कहती हूँ हमेशा। काली और आप भी नहीं पूछ रहे आज, जहाँ पे अटके पूछो। कहीं पे अटक रहे हो या फिर एकदम से डाउनलोड नहीं हो रहा, समझ में सब आ रहा है, कैसी बात है। बताओ। अगर आप लोग बताओगे कहीं पे दिक्कत है तो बंदा उसमें आपकी मदद करेगा, बंदा आपके सामने हाजिर है। चलो फिर एक और क्वेश्चन दें। लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन of fz is equal to 1/z-2 we have
p1 is equal to 0, p1 is non-zero, p of minus 1 is equal to non-zero, p of minus 2 is 0. बताओ। बताओ बताओ। देखो जो गिवन फंक्शन है उसे देखो। पहले बताओ कि इसकी लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन क्या है, सिर्फ इतना बताओ। देखो फंक्शन क्या गिवन है, ये गिवन है तो जरा ध्यान से देखो, करवाते हैं आज। कुछ जवाब नहीं, ब्लैंक किया, कुछ तो बताओ। 1/z-2 प्लस 10/z-2 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो बताना कुछ गड़बड़ तो नहीं। 0 इंटू z-2 प्लस 0 इंटू z-2 का होल स्क्वायर प्लस 1/z-2 की पावर 1 प्लस 10 इंटू 1/z-2 की पावर 2। अब लग रही है लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन, क्योंकि यहाँ पे अब जीरो दिखाई दे रहा है अलग से कोफिशिएंट। अब ध्यान से अगर आप देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको, आपको दिखाई देगा कि लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में ऑलरेडी फंक्शन गिवन है। इससे ज्यादा क्या इसको एक्सपैंड करोगे, ऑलरेडी लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में गिवन है, तो दिस इज ऑलरेडी लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन। अब लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में जो z-2 की पावर 1 का कोफिशिएंट होता है उसे कहते हैं a1, जो z-2 के स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसे कहते हैं a2। जो z-2 रेज पर 1 डिनोमिनेटर में यानी कि नेगेटिव पावर हो गई, इसका कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे वो 1 है, उसे कहते हैं b1। ऐसे जो z-2 का स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसे कहते हैं b2। अब सब समझ में आ रहा है। अब अगर हम c1 के नाम से कहें, अगर c एक ही नाम देना चाहें तो a1 इज कॉल्ड c1, a2 इज कॉल्ड c2, b1 इज कॉल्ड c-1, मतलब यहाँ से नेगेटिव जाना शुरू कर दो बस। b2 इज कॉल्ड c-2, बस इतनी सी कहानी है, कोई दिक्कत है? ऐसे अगर मैं पूछूं b100 क्या होएगा, तो b100 इज c-100, बस इतना नाम है। ऐसे ही पूछो बताओ a100 क्या होगा, तो c100 हो जाएगा। अब इन सबकी वैल्यूज बता दो जरा। तो हमने देखा a1 0 है, तो a1 0 यानी कि c1 0 है, a2 0 यानी कि c2 0। सारी पावर्स जो ऊपर है वो है ही नहीं, कोई भी जीरो है सारी, तो c100 भी जीरो आएगा, सारे पॉजिटिव वाले जीरो। ठीक है। अब c-1 क्या है, b1 है, उसकी वैल्यू है 1, तो वो नॉन जीरो है। c-2 क्या है, b2 है, उसकी वैल्यू है 10, विच इज नॉन जीरो। बस इतना ही क्वेश्चन ने पूछा था कि आपको बताना क्या जीरो है क्या नॉन जीरो है। तो c-2 क्या है, 10 है, जीरो तो नहीं है, गलत बात कह दी इन्होंने। c-2 इज नॉन जीरो। c-1 क्या है, वो तो पक्का जीरो है क्योंकि वो a1 है, अभी हमने देखा। तो ये बात भी गलत है। c-1 क्या है, वो 1 है, वो नॉन जीरो है, ये बात सही है। therefore a and c are correct answers। खाली समझ में आया आपको अब, पूरा पूरा या थोड़ा थोड़ा? तो इसलिए ए सही है और सी सही है, ए एंड सी आर एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर्स। काली ने दिया था बी सी, वो सही नहीं है। C1 0 आ रहा है, समझ में आया? अब जो क्वेश्चन हमने करे उन पे वापस चलते हैं। जहां पे भी अटको बताओ, इस क्वेश्चन में बताओ कौन से पॉइंट पे अटके हो, क्या समझ नहीं आया इसको दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। कोई दिक्कत परेशानी? चलो फिर एक और क्वेश्चन करके दिखाओ।
if sin z is equal to summation Cn z minus z naught raised to the power n, n going from then A पार्ट बी पार्ट। अब इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें लगता है आप सब दे सकते हैं, ठीक है? बताना जरा। C of 2n plus 1 is equal to 1 upon 2n plus 1 factorial, जहाँ पे l की वैल्यू हो 0 1 2 so on। C of 2n plus 1 is equal to 1 upon 2n plus 1 factorial, n belonging to integers, C2n is equal to 1 upon 2n plus 1, n going from 0 1 2 C4n plus 2 is equal to 0 for all n going from 1 2। अब बताओ आंसर। तो ये लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन गिवन है, इज लॉरेंट सीरीज then which of the following are correct। अब बताओ। खाली दोबारा ट्राई करो, नुजरत और निश्चित भाग गए हैं कहीं कहीं। सबसे पहले तो साइन जेड की एक्सपेंशन लिखो, बस उसमें क्या है उसका उसके कोफिशिएंट्स देख लो। बताओ क्या आएगा आंसर। काली ने कहा ए पार्ट। काली मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है, सिर्फ ए पार्ट सही लग रहा है आपको या और भी कोई? चलो फिर हम बताते हैं आंसर। इस बार आपने सही पहचाना काली, बस थोड़ा इनकम्प्लीट पहचाने। ए पार्ट भी सही है, डी पार्ट भी सही है, ये सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। अब सिंपल है, हमें एक्सपेंशन निकालनी है पहले, ठीक है ना? तो ए पार्ट एंड डी पार्ट आर द करेक्ट आंसर। अब साइन जेड की एक्सपेंशन आप सबको मालूम है क्या होती है? बताओ जरा। टेलर सीरीज एक्सपेंशन में अच्छे से एक्सपैंड की थी, क्योंकि साइन जेड एंटायर फंक्शन है तो उसकी टेलर सीरीज एक्सपेंशन ही उसकी लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन बन रही है, उसमें और कोई टर्म ही नहीं आ रहा है। हमने कैसे देखी थी बताओ? हमने कहा था -1 रेस पर एन कर दो, एन गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी कर दो, और मैं नेगेटिव साइन लगाया क्या कहीं पर? नहीं लगाया, वो तो लगाना ही था। -1 रेस पर एन भी लगा दो साथ में जरा, यहाँ भी लगा दो और बस। -1 रेस पर एन साथ में क्या होता है? जेड रेस पर 2n plus 1 अपॉन
2n+1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको जरा थोड़ा थोड़ा ना मैच करने की कोशिश करते हैं, लॉरेंट चीज की फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। 0 से इन्फिनिटी। अब इसका नाम रखते हैं an z माइनस जेड नॉट, जहाँ पे 0 करते हैं जेड नॉट रेस्ट पर 2n+1। अगर आप इसको n कर दो तो देखो क्या होएगा जरा, n और आगे बाकी सारे bn तो 0 ही है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 0/z-0 प्लस 0/z-0 का होल स्क्वायर। तो bn सारे 0 है, उसको तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि bn सारे 0 है, यहाँ सारे bn 0 फॉर ऑल n। इसका मतलब c माइनस n इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n गोइंग फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। bn की जरूरत है कि c n 0 है फॉर ऑल n गोइंग फ्रॉम -1 -2 ऐसे करते करते कि bn 0 है और b माइनस n इज इक्वल टू cn ऐसे करके, तो इसका मतलब क्या है, सारे के सारे ठीक है 0 आ गए। ओके, अब देखते हैं n की बात। n की बात रह गई है। अब देखो an की वैल्यू आ जाएगी -1 n 1/2n+1 फैक्टोरियल। कब कब, तब आ जाएगी जब जब अपना काम क्या चल रहा है, यहाँ पे ऑड में चल रहा है ना। एक मिनट को इसको थोड़ा बेटर करते हैं, n फैक्टोरियल -1 साथ में अपने पास आ जाएगा 2n+1 का फैक्टोरियल है ना, ऐसे वाला यहाँ पे n फैक्टोरियल कर दो सच दैट n इज ऑड, एंड अपने पास आ जाएगा 0 सच दैट n इज इवन। ठीक है, तो अगर हम n को ले पा रहे हैं यहाँ पे कुछ, यहाँ पे k लिख दो सच दैट k इज ऑड, एंड यहाँ पे लिख दो सच दैट k इज इवन। ऐसे वाला काम यहाँ पे चल रहा है, तो इसलिए इसको हम रिड्यूस करके हमने देखा तो लॉरेंट चीज ऐसा बन गया। तो जब जब ऑड वैल्यू आएगी उसकी वो वैल्यू आती जाएगी। तो c 2n+1 यानी कि सारे ऑड के केस में वैल्यू क्या आ रही है, ये वाली वैल्यू आ रही है। इसको हम a 2n+1 भी कह सकते हैं। सारी इवन 4n+2 सारी इवन नहीं है, सारी इवन तो 2n से आएंगे, और सारी इवन भी 0 आएंगे, पर 4n+2 कुछ इवन टर्म्स है वो भी तो 0 है, इसीलिए लिखा होता c 2n इज इक्वल टू 0। वो ऑप्शन भी सही होता, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर ई पार्ट लिखा होता तो ये भी सही होता। हम यहाँ पे आंसर करते हैं ADE, पर इसमें कुछ इवन 0 बोला तो कुछ इवन तो 0 है ही ना, वो बात भी सही है। इन्होंने कहा सारे इंटीग्रल वैल्यू के लिए ये वैल्यू आ जाएगी, नहीं, जब जब ये पॉजिटिव वैल्यू होगी यहाँ पे c2n इसकी पॉजिटिव होगी तभी आएगा। नेगेटिव के केस में 0 बनता जा रहा है, नेगेटिव में कुछ पावर बची है क्या, देखो ये रहे नेगेटिव लोग, इस केस में कुछ बचा है क्या, नहीं बचा, सब 0 हो गया। तो सारे इंटीजर्स के लिए वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती है। एकदम क्लियर हो गया अच्छे से, वाली अब समझ में आ रही है अच्छे से, दिमाग में जा रही बात या इधर उधर से निकल रही है, अब जा रही है अच्छे से, पक्की बात है। 100% सही है ना ये बात, अब जा रही है अच्छे से। अगर जा रही है तो अब आप इसका जवाब देने के काबिल हो गए फिर। साइन z स्क्वायर dz अपॉन z रेस्ट पर n+1 c such that c is z is equal to r for some r positive। then I is equal to, अब इसका हम आपसे अच्छा आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग कैलकुलेट करो है ना, मैं सोच के जरा लिखती हूँ आंसर, थोड़ा सा मुझे भी टाइम लगाने दो। 2 पाई आयोटा इंटू कैलकुलेट ही करना पड़ेगा मुझे भी, मेरे को लगता है। तो ऑप्शन नहीं देते हैं, बस कैलकुलेट करके आंसर बताओ, कि मेरे को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा ओरल काम हो रहा है। तो चांसेस है कि मैं इसको रोली करते करते गलत कर दूँ। बस कैलकुलेट करो और फिर साथ में सॉल्व करेंगे, बताओ क्या आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसको देख के लग नहीं रहा ना कि किसका क्वेश्चन है, लग रहा है कॉन्टूर इंटीग्रल का क्वेश्चन है। पर कॉन्टूर इंटीग्रल में करोगे तो साइन जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप लॉरेंट सी से करोगे तो मिनट में क्वेश्चन होगा। देखना लॉरेंट सी से ज़्यादा आसानी करने की कोशिश करो, फिर साथ में करेंगे हम सब मिलकर।
बताइए जरा, क्या है जनता आंसर? अरे सॉल्व जब हो जाए बता देना कि हम हो गया। अगर आप लिख नहीं पा रहे तो बोल देना हम हो गया ट्राई, आप शुरू कर दो सॉल्व करना। अब इसमें लॉरेंट सीरीज लगानी कैसे पता चलेगा? दो बातें। पहले तो लॉरेंट सीरीज वाली फॉर्म से सी एन से कंपेयर करो, फिर देखो क्या ऊपर एनालिटिक फंक्शन गिवन है, एनालिटिक फंक्शन गिवन है, कंपेयर हो पा रहा है सी एन से, बस लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन लगा दो। आंसर इसका कुछ ऐसे ही आएगा, 2 पाई आयोटा मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टोरियल अपॉन ऐसे करके कुछ आएगा, ठीक है ना। पर मैंने पार्ट्स इसलिए नहीं बनाया क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा कुछ पार्ट बनाने के बहुत चांसेस थे, थोड़ी बहुत एक आधा नंबर आगे पीछे कर सकते थे, तो मैंने सोचा पार्ट से रहने देते हैं। करो सॉल्व फिर अपन करते हैं आंसर। करें? कर लिया ट्राई। अब ध्यान से इसको कंपेयर करते हैं, चलो साथ में। ऊपर हमें दिख रहा है एनालिटिक फंक्शन है और नीचे ऑलरेडी कंपेयर हो रहा है उस फॉर्म से। सी एन का फॉर्मूला लिख के देखो दोबारा से जरा। तो सी एन का फॉर्मूला होता है, सी एन की वैल्यू है ए एन एंड बी माइनस एन। एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एन इज इंटीजर, एन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है। अब सी एन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 पाई आयोटा कॉन्टूर इंटीग्रल गिवन फंक्शन अपना यहाँ पे क्या है, साइन जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 0 रेस पर एन प्लस वन। पूरा कंपेयर हो रहा है ना। यहाँ पे एफ जेड होता है पर वहाँ पे साइन जेड स्क्वायर लिखा है, तो यानी कि एफ जेड अपने पास क्या आ गया, साइन जेड स्क्वायर। तो अगर आप साइन जेड स्क्वायर की एक्सपेंशन लिख दो तो आप इस इंटीग्रल के पास पहुंचने लग जाओगे। अगर इस इंटीग्रल को क्वेश्चन में आई गिवन है तो साफ साफ क्या बन गया, 2 पाई आयोटा इंटू सी एन इज इक्वल टू आई। हमें आई की तो वैल्यू निकालनी है, तो बेसिकली अगर सी एन पता लग जाए तो आई निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है अब? तो सी एन कैसे पता लगेगा, इसकी एक्सपेंशन लिख दो। अब हम सबको साइन जेड की एक्सपेंशन आती है तो साइन जेड स्क्वायर की भी आ जाएगी। साइन जेड की एक्सपेंशन होती है समीशन एन गोइंग फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी -1 रेस्ड पर एन जेड रेस्ड पर 2n+1 अपॉन 2n+1 का होल फैक्टोरियल। साइन जेड स्क्वायर की क्या हो जाएगी, क्योंकि साइन जेड एनालिटिक फंक्शन है, जेड स्क्वायर एनालिटिक फंक्शन है, तो दो एनालिटिक फंक्शन का कॉम्पोजिशन एनालिटिक होता है। एनालिटिसिटी वाली वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा था। बस तो जेड की जगह जेड स्क्वायर पुट कर दो, ये आ जाएगा जेड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4n+2 हो जाएगा। जेड स्क्वायर रेस्ड पर 2n+1 मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर, नीचे आ जाएगा 2n+1 का होल फैक्टोरियल एज इट इज। तो जेड की जगह तो रिप्लेस करना था और कहीं तो नहीं करना ना रिप्लेस, तो ये क्या आ जाएगा, समीशन 0 से इन्फिनिटी -1 रेस्ड पर एन जेड रेस्ड पर 4n+2। यहाँ तक ठीक है। साइन जेड स्क्वायर की एक्सपेंशन निकल गई। अब इस एक्सपेंशन के आप साइज सी एन की वैल्यू निकाल सकते हो। आपको मालूम है सारी वैल्यूज न्यूमरेटर में आ रही है, डिनोमिनेटर में कोई नहीं आ रही, यानी कि सारे बी एन जीरो होंगे, सारे बी एन जीरो होंगे, यानी कि सारे सी एन की वैल्यू जब भी एन नेगेटिव है जीरो होगी, यानी कि सी एन इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एन जहाँ पे नेगेटिव जा रहे हैं, लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है ना, दैट इज c -1 इज इक्वल टू c -2 इज इक्वल टू c -3। सारे क्या हैं, सारे लोग जीरो हैं, सो ऑन। ठीक है ना, c-4 सारे लोग जीरो हैं। अब पॉजिटिव वाली वैल्यू निकालते हैं। c1 क्या आ जाएगा, c0 निकालते हैं। c0 मतलब a0 मतलब z माइनस जेड नॉट रेस पर जीरो का कोफिशिएंट। ठीक है ना, z माइनस जेड नॉट रेस पर जीरो यानी कि z रेस पर 1 का कोफिशिएंट। इसमें क्या आ जाएगा जरा बता दो। अगर हम n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, z रेस पर 2 आ जाएगा।
तो कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? 1 ही रह जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा? 0 + 1 का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 1। C1 बताना जरा। C1 आ जाएगा Z पर 1 का। हाँ बिल्कुल काली, आपने सही बताया। सारे C, क्या हुआ काली? काली ने कहा सारे C-N 0 होंगे ना, सारे C-N 0 होंगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो सारे C-N 0 तो करे हमने। आप C-N लिखो ऐसे, C-N 0 सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है काली? या फिर ऐसे लिखो जैसे मैंने लिखा है, Cn इज इक्वल टू 0, n की वैल्यू आपने नेगेटिव नेगेटिव ले ली, -1 -2 -3, बात तो एक ही है ना। तो मैंने वही तो लिखा है, C-1 -2 -3 0, ये एक ही बात है सारी। ठीक है। C-N एक ही बात है सारी। ठीक है, ऐसे करके बाकी वैल्यूज निकालो। आगे बात समझ अब? तो ऐसी बाकी वैल्यूज निकाल सकते हो। ऐसी अब C0 A0 के कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन से कंपेयर करो। तो जब भी z की वैल्यू क्या आएगी, z की कोफिशिएंट होएगा 0, उसका कोफिशिएंट जो होगा वो A0 होएगा। बताओ यहाँ पे z 0 कब आएगा? z की पावर 0 कब आएगा? जब n नेगेटिव होगा, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका कोफिशिएंट आ जाएगा 0। ठीक है ना? ऐसे ही बताओ C1 क्या आएगा, C1 आ जाएगा A1, यानी कि z की पावर 1 का कोफिशिएंट। z की पावर 1 आएगी कभी? नहीं आएगी, ये भी आ गया 0। C2 क्या आ जाएगा? कोई बात नहीं खाली। तो C2 क्या आ जाएगा? A2। A2 मतलब z की पावर 2 का कोफिशिएंट। वो कब आएगा? जब n को 0 पुट करेंगे। यहाँ पे मैंने शायद 2n + 1 फैक्टोरियल खा गई ना मैं। तो जब हम n को क्या पुट करेंगे? 0, तब आ जाएगा z की पावर 2। तो n को 0 पुट करती कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? -1 रेज़ पर 2, है ना, अपॉन 2 × 0 + 1 का फैक्टोरियल। 2 × 0 इज 1, अल्टीमेटली आ जाएगा 1। A3 क्या आ जाएगा? ऐसे करते करते आपको लिखते जाना है। A3 आ जाएगा, A3 मतलब Z3 का कोफिशिएंट। Z3 कभी बनेगा क्या? Z3 क्या है यहाँ पे? जहाँ पे Z की सिर्फ इवन पावर आ रही है, तो अपने आप ही क्या आ जाएगा? 0। A4 क्या आ जाएगा? Z4 बनेगा किसी इंटीजर वैल्यू के लिए? 4n + 2 कभी 4 टाइप का बनेगा ही नहीं, ये भी आ जाएगा 0। ऐसे करते जाओगे, आपको सारी वैल्यूज निकलती जाएंगी। तो क्वेश्चन में जो भी ऑप्शंस बने होंगे, उन ऑप्शंस में आप पूछ लीजिए, उस हिसाब से आपको आंसर दे देना है। तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ गई? Cn2πi, जहाँ पे ये वाली Cn की वैल्यूज हैं, C सारे नेगेटिव वाले 0 हैं, C1 की वैल्यू 0, C2 की वैल्यू 1, ऐसी A3 यानी कि C3 की वैल्यू 0, C4 की वैल्यू 0 एंड सो ऑन। तो इंटीग्रल की वैल्यू भी उसके हिसाब से आती जाएगी। तो 2πi इंटू Cn की वैल्यू मल्टीप्लाई करते रहो। मैक्सिमम टाइम 0 मल्टीप्लाई करना है, और कभी कभी क्या मल्टीप्लाई कर देना है, अपनी वो वैल्यूज हम निकालेंगे एन फैक्टोरियल करके। ठीक है, समझ में आई बात? अब समझ में आ रहा है, कुछ कुछ रिलेटेबल लग रहा है लॉरेंट सीरीज। अब कितना समझ में आ रहा है काली और बाकी लोग? मेरे को लगता है आप ही लाइव हैं, बाकी लोग लाइव हैं, रो रहे हैं पर बोल नहीं रहे हैं। कुछ समझ में आया कुछ हद तक? तो चलें आज के लाइव लॉजिकल लेसन पर। आज की वीडियो को मैं दरखास्त करती हूँ 2 बार देख लें, एक बार दोबारा देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। ये मुश्किल नहीं है कुछ भी, सिर्फ क्योंकि शायद आपको नया लग रहा हो कंसेप्ट, अगर आपने रियल में अच्छे से ना पढ़ा हो, या फिर हो सकता है कि शायद मैंने स्पीड ज़्यादा से पढ़ा है। वैसे मैंने बहुत स्पीड तो नहीं पकड़ी है, पर फिर भी आप दोबारा स्टार्टिंग से इसको रिपीट कर लीजिए। कभी कभी कुछ कंसेप्ट होते हैं जो एक बारी में समझ नहीं आते हैं, उनको दोबारा देखने में थोड़े से समझ में आते हैं। हो सकता है तीसरी बार देखने में तो एकदम याद हो जाए और समझ में आ जाए कि अच्छा ये लॉजिक है। तो दोबारा देख लीजिएगा, अच्छा से काम रहेगा, अच्छी बात रहेगी। ठीक है, तो ऐसा करना, और फिर कल चलेंगे अगले टॉपिक पे। आज का लाइफ लॉजिकल लेसन है, जैसे कि कालीन ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम इसी की बात कर लीजिए। तो डिस ईज सुना होगा, डिसीज का नाम सभी ने, बीमारी, डिसीज। तो इसको हमने 2 वर्ड्स में ब्रेक कर लिया, डिस ईज। ईज का मतलब क्या होता है? आसानी। डिस ईज मतलब अंग्रेजी के हिसाब से मतलब कि अगर हमें आसानी ना हो रही हो किसी चीज में। अब डिसीज का मतलब क्या होता है? हेल्थ का मतलब क्या होता है? जरा हेल्थ को डिफाइन करें।
आप लोगों के हिसाब से हेल्थ क्या होता है? आजकल इस ऐसा ना डिसीज के बारे में डिस्कशन करना, तो व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ? मेरे हिसाब से जो एक डेफिनेशन मैंने कहीं पढ़ी थी, गुड हेल्थ मीन्स that you can wake up easily, you go to sleep easily, you have peaceful thoughts in your mind, your mind is at peace, and you are not in a habit of worrying. आप आसानी से खा पाते हैं, आराम से सो पाते हैं, आराम से उठ पाते हैं, आराम से अपनी ज़िंदगी के सारे कोर्स कर पाते हैं। ईज, हेल्थ इज बीइंग एट ईज इन एवरीथिंग इन योर लाइफ। हेल्थ क्या होता है? इट इज बीइंग एट ईज एट एवरीथिंग। अब इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही होंगी, सब कुछ आ रही है, पर आप सब में ईज में हो। प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप उनको मैनेज कर पा रहे हो, टाइम पे सो पा रहे हो, सो रहे हो तो खुशी से सो पा रहे हो, आसानी से सो पा रहे हो, आसानी से उठ पा रहे हो। आप उठते हो तो आपकी नींद आपकी कंप्लीट लगती है, सोते हो तो सही आपको लगता है कि अब सोने का टाइम हो गया, आपको इजीली नींद आ जाती है। तो बीइंग एट ईज एट एवरीथिंग इन योर लाइफ, ऑल द डेली कोर्स इज हेल्थ। ठीक है, ये मैंने जो डेफिनेशन पढ़ी है जिससे मैं बहुत रिलेट करती हूँ। तो डिस ईज मतलब क्या हो गया? जब वो आसानी खराब हो जाती है, तो यानी कि हमारी बॉडी हमें मैसेज दे रही है कि कुछ ईज पे नहीं है, कुछ अंदर गड़बड़ है ना? नहीं काली, तन की तंदुरुस्ती की बात करें हम। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको फीवर है, तन की तंदुरुस्ती और मन की तंदुरुस्ती इज वेरी रिलेटेड काली। अगर आपको फीवर है ना, तो क्या आप अच्छे थॉट सोच रहे होगे? डोंट टेल मी, ओके? अगर आप फीवर में कोई पर्सन है तो वो इरिटेबल फील कर रहे होंगे मैक्सिमम टाइम्स, एंड उनको कुछ कुछ बातें अच्छी नहीं लग रही होंगी उनकी लाइफ में। अगर उस सिचुएशन में जब आपको फीवर हो रखा है, 101 फ़ारेनहाइट क्रॉस कर रखा है या ऐसा कुछ है, तो आपको उस टाइम पे अगर कुछ ऐसे आपके सामने सिचुएशन पेश की जाए जो आम, अगर आपको नॉर्मल लाइफ में जब आपको डिजीज ना हो रखा हो तब भी डिफिकल्ट लगे, तो डिजीज के केस में आप क्या कैसे हैंडल करोगे सर? तो डिसीज मतलब जब आपको अगर कुछ बॉडी में कुछ फिटनेस नहीं है फिजिकली, तो मेंटल फिटनेस भी नहीं होगी। तो डिसीज ऑफ मेंटल डिजीज इज रिलेटेड टू फिजिकल डिजीज, इज रिलेटेड टू इमोशनल डिजीज, सब कनेक्टेड है। तो हेल्थ मतलब बीइंग एट ईज इन एवरीथिंग। आप आसानी से तभी सो सकते हो जब आपकी बॉडी में कुछ नहीं है प्रॉब्लम। अगर हेडेक है नहीं सो पाओगे आसानी से। अगर आपके पेट में दर्द है, आपके इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, नहीं सो पाओगे। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, आइज में पेन है, नहीं सो पाओगे। फीवर है, नहीं सो पाओगे। कहीं पे भी डिस ईज है, नीज में पेन है, कहीं भी बॉडी के पार्ट में पेन है, कुछ भी सेंसेशन है, आप नहीं सो पाओगे। तो वही, तभी तो हमने हेल्थ को डेफिनेशन क्या कही, आप अगर जिंदगी के सारे काम आसानी से कर पा रहे हो, दैट इज हेल्थ, है ना? एंड अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं पे डिस इज है, मतलब कहीं पर आसानी नहीं है, बस आसानी ना होना इस बीमारी। जैसे कि मैं सारे काम आसानी से कर पा रही हूँ अभी, एक्सेप्ट कि मैं जब आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे को बीच बीच में खांसी आ रही है, तो अटक रहा है ना, मेरे को दिक्कत क्या हो रही है? आसानी से नहीं बोल पा रही, बोलने में कुछ अटक रहा है, तो दैट इज डिसीज। अब जब भी बॉडी में कुछ अटकता है ऐसे, है ना, कुछ आसानी कम होती है ना, तब उसका मतलब है बॉडी हमें कोई मैसेज दे रही है। मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा पहले ही बताया था हमारी अपनी क्लास थी ना अकेडमी पर, जिसमें हम डिस्कशन पे निकल गए थे ऐसे टाइप के, कि जैसे कि अगर मेरे को कफ जैसे आजकल चल रहा है, इट इज़ यूजुअली रिलेटेड टू समथिंग दैट आई एम ट्राइंग टू से बट आई एम अनेबल टू पुट माई सेल्फ अप, एंड मैं उस पर काम कर रही हूँ, मैं सर्च कर रही हूँ ऐसी कौन सी बात है जो मैं कहना चाहती हूँ, जो मैं एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, बट वेयर आई एम फीलिंग टू एक्सप्रेस माई सेल्फ देर इज समथिंग। तो कफ इज रिलेटेड टू दैट, स्नीजिंग इज रिलेटेड टू यू नो मेकिंग योर सेल्फ बींग लव्ड एंड नोटिस्ड। तो ऐसे कुछ ना कुछ होता है, यानी कि डिस ईज कुछ है तो कुछ थॉट पैटर्न से रिलेटेड है, डिस ईज कुछ है तो यानी कि हमारी बॉडी कुछ मैसेज दे रही है हमें हमेशा। जिस पार्ट में डिसीज है उस पार्ट से रिलेटेड एक थॉट पैटर्न है, उस पर काम करने की ज़रूरत है, और फिर वहाँ पे ईज आ जाएगी। बिल्कुल काली, हम ऐसे ही चाहते हैं। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं काली कि एक्यूप्रेशर या फिर कोई नेचुरल रेमेडीज की मैं हेल्प नहीं लेती हूँ, और वो लेनी चाहिए। पर वही बात है, अगर आप रूट कॉज पे साथ में काम नहीं कर रहे हैं और सिर्फ सिम्टम्स कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप सिर्फ डिजीज को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, या फिर आप एक डिजीज को क्योर करें जब तक आपको दूसरा डिजीज ना हो जाए। अगर रूट कॉज पे काम नहीं करोगे तो डिजीज बार बार आता जाएगा। अगर आपको मेडिसिन साथ में लेनी है, जैसे कि एलोपैथिक, तो सीवियर केस में लेनी चाहिए जब बिल्कुल सिम्टम्स ही कंट्रोल करने हैं।
अदरवाइज़ आप नेचुरोपैथी फ़ॉलो कीजिए या फिर कोई भी नेचुरल रेमेडीज़ लीजिए, एक्यूप्रेशर देखिए, योगा करिए या फिर होम्योपैथिक मेडिसिन इज़ ऑल्सो अ वंडरफुल तरीका। तो इनमें से कुछ भी आप साथ में कीजिए, दैट विल हेल्प यू एंड एड यू, एंड साथ में थॉट प्रोसेस पे काम कीजिए, है ना? तो दैट इज़ द बेटर वे टू डू इट। एंड अब काफ़ी टाइम हो गया, तो अब सोने पे काम कीजिए। तो मिलते हैं फिर अपन कल। तो आज के लिए लेक्चर ख़त्म करें। नुसरत को काम था इसलिए वो गायब हो गई थी। कोई बात नहीं नुसरत, हमने आप सबको मिस किया। आज वीडियो में खाली खाली लग रहा था, तो वीडियो के लेक्चर पे टाइम पे सब आ जाए करिए। ओके, तो आज का लेसन याद रखना, और मैं भी अपने लेसन पे काम करती हूँ। मिलते हैं फिर कल दोबारा। टेक केयर, गुड नाइट, सत श्री अकाल, नमस्ते, अल्लाह हाफिज़। It was nice watching watching and discussing with you, and it was nice, the previous 2 hours, except कि आज डिस्कशन थोड़ा कम था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड डू सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको लगता है कि मेरे साथ कोई भी वीडियो आप मिस ना करें तो। So let's together crack it.